सारी पीड़ा यहीं रह जाने वाली है, जो मेरे साथ जाने वाला है वो तो निष्कर्ष है। तो मैं पीड़ित होने का इतना ही मतलब है कि मेरे अधूरेपन की स्थिति की सूचना है, और कोई और पीड़ित होने का कोई मतलब नहीं। हूं तो सूचना मिलेगी, उसको भी स्वीकार किया जाए। ये जो मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है। फिर मेरे भीतर ये अधूरापन है, मैं इसको स्वीकारता हूं, हाँ भाई मेरे भीतर ये अधूरापन है, इसको पूरा करेंगे। तो अधूरापन होना पूरा, अधूरापन होना अधूरापन नहीं है, वो एक जर्नी है। अधूरापन होने को पहचानना अधूरापन नहीं है, वो एक जर्नी है। उसको ना स्वीकारना अधूरापन है। हाँ जी, और हाँ बेटा। जो एक आपने बात कही थी, तो मुझे ये दिख पाया कि मैं बिल्कुल, अब ऐसा हो रहा है कि मैं समझ के आधार पर अब अपना तुलना करती हूँ। हाँ, ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से मुझे दिखा अभी अध्ययन के क्रम में। और एक जो चीज़ ये कि जो चीज़ मुझे स्वीकार नहीं है, मैं फिर भी वो चीज़ कर रही हूँ, इस पे भी ध्यान गया। मैं नहीं चाहती कि व्यक्तिवादी डिज़ाइन हो, लेकिन मैं फिर भी वो चीज़ करती हूँ हमेशा। इस पे भी ध्यान गया, पहले भी करती थी और अभी भी कहीं ना कहीं वो होता ही है मुझसे। और जो एक दुख के बारे में कहा, तो मोस्टली मुझे लगता है कि मेरी वजह, मैं खुद को एक तो दुख दे रही हूँ वो चीज़, और मैं दूसरों को दुख दे रही हूँ वो चीज़ ज़्यादा है। दूसरे मुझे दुख उतना नहीं देते जितना मैं खुद को दे रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से मुझे दिखा। लेकिन आपने ये जो क्रिया विधि यहाँ पे बताया था, वो मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्रिया विधि से मैं कैसे चलूँगी। क्रिया विधि का मतलब है कि हर क्षण मेरी मनस्थिति में मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसके मूल में कोई नियम है। हम दुखी भी नियम से होते हैं, सुखी भी नियम से होते हैं। उस नियम को पहचान लेने का नाम क्रिया विधि से जीना, मतलब क्रिया के साथ में जीना। क्रिया निरंतर है, घटना सामयिक है। शादी होगी एक घटना, बच्चा होगा एक घटना, बच्चे सेटल होंगे एक घटना, व्यवसाय सेटल होगा एक घटना, है ना। ये घटनाएं हैं। तो अभी जब हम स्वयं को बहुत शरीर मान के जीते हैं तो घटनाओं से सुखी दुखी होते हैं। तो घटना जब हम क्रिया की बात कर रहे हैं तो घटनाएं उसमें शामिल है कि नहीं? शामिल ही हैं। तो इसका मतलब है कि लेकिन जब मैं क्रिया के साथ में जीता हूँ तो घटना एक पड़ाव जैसा दिखाई देता है ना। तो घटना मेरे अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। लेकिन यदि मैं क्रिया को पहचान रहा हूँ फिर सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाता है, क्योंकि सारे निष्कर्ष अंततः जागृति के अर्थ में आ जाते हैं। सारे निष्कर्ष अंततः जागृति के अर्थ में होते हैं। वो अनुकूल प्रतिकूलता को देखते हैं तो सुखी दुखी होते हैं, जागृति के अर्थ में निष्कर्षों को देखते हैं तो ठीक ही लगता है, स्वीकार हो जाता है ना। भाई हमारी मनस्थिति अच्छी है, जैसे मान लो अभी राजा भैया को टीवी डिटेक्ट हो गया, ठीक। मनस्थिति अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं है तो बहुत रोना गाना हो सकता है। तो सारा खेल मनस्थिति का है। बाकी सारी जितनी भी परिस्थितियां हैं, सारी परिस्थितियां मात्र आईना है अपनी स्थिति को पहचानने का। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं। वो आपको सुखी दुखी करने नहीं आई। देखो, जीवन के बारे में मूल रूप में कहा कि मैं आत्मा हूं, नित्य शांत हूं। नित्य शांत हूं का मतलब ही है कि वो अप्रभावित है, तभी शांत रह सकता है ना। तभी कोई चीज़ नित्य शांत हो सकती है जब वो अप्रभावित है। व्यवहार रूप में कहा कि मानव रूप में मैं व्यवस्था, व्यवसाय और व्यवहार को नियंत्रित करता हूँ। अभी मैं व्यवहार को नियंत्रित करता हूँ कि व्यवहार से नियंत्रित होता हूँ? अभी मैं व्यवसाय को नियंत्रित करता हूँ कि व्यवसाय से नियंत्रित होता हूँ? व्यवस्था की बातें छोड़ दो, उससे हम नियंत्रित हैं ही। तो इसको कहा, इसको गुलामी कहा, इसको दास्ता कहा। और मैं गुलामी से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं यदि गुलामी से मुक्त होना चाहता हूँ का मतलब है कि मैं अपने मूल स्वरूप को पाना चाहता हूँ। मूल स्वरूप को पाना चाहता हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं इस बात पे मेरा ध्यान टिका हुआ है कि हाँ, मैं लक्ष्य के एक तरफ ये है कि मैं प्रभावित ना हूँ, ये एक कॉर्नर है, ये व्यवहार में जीते हुए एक कॉर्नर है। उधर लक्ष्य टिका हुआ है कि मेरे को लक्ष्य के अर्थ में जीना है। तो लक्ष्य की क्लैरिटी, सूत्र है कि मानव जो कुछ भी करता है ना, जिसने जितना महत्वपूर्ण माना है उसके लिए तन मन धन लगाता है। तो फाइनली लक्ष्य ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
जिसने जिस चीज़ को लक्ष्य माना है उसके लिए तन मन धन लगाया है। तो अपने भीतर इस बात को पहचानना कि लक्ष्य के रूप में मैंने क्या माना हुआ है, और लक्ष्य को पहचानना है कि मैंने लक्ष्य के रूप में क्या माना हुआ है। तो उसको पहचानने का सरल तरीका यह है कि मेरा सुख कहाँ से आता है, कहाँ से मैंने सुख को पहचाना हुआ है। जिससे सुख को पहचाना हुआ है वही लक्ष्य है। तो मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। तो जो मैंने अभी लक्ष्य पहचाना हुआ है उसको इसलिए पहचाना हुआ है कि यहाँ से सुख मिलेगा, है ना। व्यवहार रूप में कहें तो किसी ने पैसा कमाने को लक्ष्य माना, किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लक्ष्य माना। अब सही अर्थों में क्या माना है इसको वही जानता है, बाहर से वो ऐसा करता हुआ दिखाई देता है। इसमें दूसरे को बताना भी कुछ नहीं है, अपने को ही पहचानना है कि मैंने क्या चीज़ को लक्ष्य माना है अभी। तो मैंने जिस चीज़ को लक्ष्य माना है उसके लिए मेरा तन मन धन लगेगा और उस डिज़ाइन में लगेगा। तो लक्ष्य की स्वीकृति मेरी चेतना की स्वीकृति है। उससे मेरी चेतना का पता चल जाएगा कि मेरी चेतना क्या है। चेतना तीन ही हो गया, मूल में दो ही है, जीव चेतना, मानव चेतना, या जीव चेतना में जीते हुए मानव होने की प्रवृत्ति के साथ होना। तो अपने में हम पहचान सकते हैं। तो क्या बर्ड व्यू आ गया? बर्ड व्यू आ गया कि घटनाएं मेरे को सुखी दुखी करने के लिए नहीं है। मैं ये बात कह रहा था कि बेसिकली जब ये कह रहे हैं कि जीवन अपने आप में कोई अप्रभावित वस्तु है, अपने आप में मूल में, और वो अपने आप को उस अप्रभावित होना ही पूर्णता है। इसे व्यापक वस्तु को क्या पहचाने? अप्रभावित है, पूर्ण है। तो मैं अपनी पूर्णता को पहचानना चाहता हूँ। मेरी पूर्णता का मतलब ही है कि मैं अप्रभावित हूँ। ये अप्रभावित होने का मतलब ही है कि आनंद की ये अप्रभावित होना ही आनंद की निरंतरता है। अप्रभावित होना नेगेटिवली बोल दिया, उसी को पॉजिटिवली बोलते तो वही पूर्णता है, वही आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। मैं ऐसा पहचानना चाहता हूँ। तो फिर जिंदगी क्या है? फिर जिंदगी का इतना ही मतलब है कि हर शरीर यात्रा में एक सेट ऑफ परिस्थिति हमको मिलता है। जैसे जिस क्लास का बच्चा होता है उस क्लास का क्वेश्चन पेपर उसको मिलता है ना, और अगली क्लास में चला जाता है तो अगली क्लास का क्वेश्चन पेपर मिलता है। इसका मतलब है कि हर शरीर यात्रा में मेरे को एक तरह की, हर शरीर यात्रा में मेरी मनस्थिति के अनुरूप एक परिस्थिति मिलती है, उस परिस्थिति का क्वेश्चन पेपर मिलता है। उसको सॉल्व कर लेता हूं तो अगली परिस्थिति मिलती है, नहीं सॉल्व करवाता हूं तो फिर वही परिस्थिति मिलती है, दोबारा उसी क्लास में फिर रहता हूं। तो इसका मतलब है कि एक शरीर यात्रा में मैं कभी गरीबी के संयोग में होता हूँ, कभी अमीरी के संयोग में होता हूँ। परंपरा ने कहा ही है, लाभ हानि, क्या बोला, जीवन मरण, सुख दुख, शरीर का सुख दुख, मान अपमान, है ना, से परे हो जाए। ऐसे परंपरा ने भी ऐसी पहचाना है कि इन सब चीज़ों से प्रभावित ना हो। इसका मतलब है कि जीवन कोई अपने आप में वो ताकत है जो घटनाक्रम से प्रभावित ना हो, उसकी वो स्थिति है। शरीर के मरण जीवन से भी, फाइनली शरीर के मरण और जीवन से भी प्रभावित ना हो, वो उसकी स्थिति है। तो कम से कम आज मेरी स्थिति है चाहे नहीं है, लेकिन कल्पना में पूरा आएगा कि नहीं आएगा? कल्पना में तो पूरा आएगा, क्योंकि कल्पना में आएगा तो मैं अपनी वर्तमान स्थिति को उस आईने में देख पाऊंगा कि मेरा अधूरापन कहाँ पे है, और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, वही मेरा कार्यक्रम बन जाता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी एक शरीर यात्रा में जैसा मेरा संस्कार है उसके अनुरूप मैंने परिवार का चयन किया है। इसका मतलब मैं जिस परिवार में हूँ उस परिवार का चयन मैंने किया है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, मैंने किया है। अब उसमें जो उस परिवार में जो है उसको स्वीकारा जाए, इससे बहुत ताकत आ जाती है। मैं जिस परिवार में हूँ वो मेरा चयन है। यदि मेरा चयन है तो माँ बाप भाई बहन के रूप में जो भी कुछ सब कुछ मिला तो उसका विरोध करूँ कि उसको स्वीकारूँ? वो जैसा भी है और मैं भी जैसा हूँ। तो इसका मतलब है कि इससे मेरे भीतर एक मानसिक ताकत आ जाती है कि ये मेरा स्वीकार किया हुआ है तो मैं इसको स्वीकारूँ। तो मेरा स्वीकार किया हुआ है तो उस रूप में मैंने स्वीकारा। तो एक शरीर यात्रा में एक मनस्थिति के साथ एक सेट ऑफ परिस्थिति हमको मिली, है ना। उस परिवार में लैंड करते ही उस परिवार के सारे लोग मिल गए, उस देश काल की परिस्थितियाँ मिल गई, ये मेरा स्वीकारा हुआ है। अब उसमें जो भी घटनाक्रम घटेगा, हर घटनाक्रम के पीछे कौन है? शादी के लिए हाँ करना या ना करना, किसी जॉब के लिए हाँ करना या ना करना, किसी एक तरह की जीवन शैली के लिए हाँ करना या ना करना, कौन करता है ये?
मैं ही करता हूँ, तो घटनाक्रम का चुनाव भी मैं ही कर रहा हूँ। मैं हाँ करता हूँ तो एक प्रकार का घटनाक्रम है, मैं ना करता हूँ तो दूसरे प्रकार का घटनाक्रम है। तो इसका मतलब है कि मेरी शरीर यात्रा में जो भी घटनाक्रम है वो मेरी मनस्थिति के साथ मेरा स्वीकारा हुआ क्रम है। भी आपने शादी के लिए हाँ किया तो सामने वाले का जैसा भी कुछ है वो आपके साथ जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं जब अच्छा आया तो मैं स्वीकार करूं, और जब ठीक नहीं आया, मेरे अनुकूल नहीं आया, तो मैं अस्वीकार करूं। यदि मेरे को बर्ड व्यू में पिक्चर क्लियर रहेगी कि मेरा ही स्वीकारा हुआ है, तो मेरे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है ना। मान लो मेरा पेट ठीक नहीं रहता, तो मेरा पेट है कि नहीं है, तो इसको स्वीकारूं कि नहीं स्वीकारूं? फिर जो इलाज करना है करूंगा। नहीं ये पेट ठीक है तो मेरा है, ठीक नहीं है तो किसी और का है, ऐसा तो मैं नहीं करता हूं। तो सामने वाला ठीक है तो मेरा है, नहीं ठीक है तो मेरा नहीं है, बेगाना है। तो इसका मतलब है कि मेरा स्वीकारा हुआ है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि मैं अपनी एग्जिस्टेंशियल स्वीकृति को देखता हूं कि किसी परिवार को मैंने स्वीकारा है, किसी बड़े समूह को मैंने स्वीकारा है ना, उस छोटे परिवार के साथ, बड़े परिवार के साथ यदि मैंने स्वीकारा है, इसको मैं यदि बार बार याद कर लेता हूं तो मेरा भाव कैसा रहेगा? अभी तुरंत अलग हो जाने का हो जाता है। तो भाव रूप में स्वीकारा रहते हैं तो इससे अपना मनोबल भी बढ़ता है और भीतर से हम अपने आप को अकेला नहीं पाते। ठीक है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मैं भी अपूर्ण हूँ, सामने वाला भी अपूर्ण है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही सकती हैं। लेकिन यदि बर्ड व्यू बहुत क्लियर है तो इससे हमारी यात्रा के लिए गति बढ़ जाएगी। तो एक पता चल गया कि मैं मूल में कोई अप्रभावित वस्तु हूँ, मूल में कोई पूर्ण वस्तु हूँ। मेरी सारी शरीर यात्राएं में जितनी भी प्रकार की परिस्थितियां मुझको उपलब्ध होती हैं वो मेरी चेतना के स्तर को पूर्ण करने के अर्थ में, निष्कर्ष लेने के अर्थ में क्वेश्चन पेपर है। कैसा परफॉर्म करूं उसमें? बेस्ट परफॉर्म करूंगा, और उसके बाद जो गैप समझ में आएंगे उस पर काम करूंगा। तो अलग अलग एक ही व्यक्ति की एक ही शरीर यात्रा में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं कि नहीं होती? कभी बिल्कुल पैसा नहीं है, कभी इतना पैसा आ जाता है कि उसको गिनने की फुर्सत नहीं है। ऐसे तमाम लोग दिखाई देते हैं। कल तक कोई नहीं पहचानता है, आज हजारों लोग पहचानने लगते हैं, है ना। तो चाहे शरीर की स्थितियां हैं, चाहे जीवन की स्थितियां हैं, सभी जगह में ऊंचा नीचा वक्त आता हुआ दिखाई देता है। ये सारा वक्त इस अर्थ में है कि जब नहीं था और जब था, दोनों में मैंने कैसा महसूस किया, मैं कैसा रहा, उससे प्रभावित हुआ कि सामान्य रहा। तो मेरे अनुकूल हो गई तो मैं बहुत बल्लियों कूदने लगा, मेरे प्रतिकूल हो गया तो मैं उदास हो गया। इसका मतलब मैं स्वनियंत्रित हूं कि मैं पर नियंत्रित हूं, है ना। तो जैसे 2 साल में मैं लॉक हो गया। 2 साल में मेरे लॉक होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने चित्त में, है ना, नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाने पीने को सब था ही, घर परिवार वाले थे ही, है ना। तो ये जो भी सारी परिस्थितियां घटी, चाहे मेरे साथ घटे कि आपके साथ घटे, इसका सूचना मात्र इतना ही है कि वो चित्त उस समय में और उसमें काम करने की कोई स्थिति है। मतलब चित्त में कोई भारीपन है जो हमको ऐसे बोल के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ फिर अलग अलग छांटना शुरू करेंगे तो ध्यान भी जाएगा। लेकिन एक बार उस बात पे ध्यान जाएगा कि हाँ उदास हो गया, चल यार गाने लगा लेता हूँ, चल यार कुछ और देख लेता हूँ। तो कभी कभी हल्का करने के लिए डाइवर्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनली हैंडल तो करना पड़ेगा। हाँ जी, और बोलिए। बोलना है कुछ? बोलो। भैया जी, ये जो फाइनली हैंडल करना पड़ेगा, इस चीज़ की स्वीकृति आने में काफ़ी समय लग जाता है। मतलब कि हाँ, टालने वाला रवैया हमारा बना ही रहता है। टीवी देख लो, घूम फिराओ, हाँ, या उस पर्सन से उस वक्त दूर हट बहुत जाओ, बढ़िया, कट बहुत जाओ। बढ़िया। हाँ, नहीं, किसी पर्सन को हम अभी हैंडल करने की स्थिति में नहीं है तो रोज झगड़ा करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो हमने निर्णय पूर्वक दूरी बना रखा है कि अभी मेरी योग्यता नहीं है, जी इसमें कोई बुराई नहीं जी। है ना। लेकिन मैं उसमें जब दूरी बना रखी है, मैं खाली हूं तो करता क्या हूं? तो बच के भाग रहा हूं, यानी कल मेरे को उसको ठीक करना है ना। तो अपनी यात्रा को मैं जारी रखता हूं, अपने में गुणात्मक परिवर्तन की अपेक्षा में फिर जो करता हूं, क्योंकि यदि मेरे चित्त में कुछ अच्छा होना है तो जूझ के 4 जगह लड़ाई लड़ रहा हूं और फिर मेरा चित्त ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
तो जहाँ मेरे को लगता है यार अभी मेरी हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है, कोई बात नहीं, इस पार्ट को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, और जहाँ मैं बढ़िया जी सकता हूँ और अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ उसके लिए ग्रोथ करूँगा। तो मैं चुप नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, शेयरिंग से ही काम होगा जी। देखिए गुजरात के शिविरों की बड़ी उपलब्धि यही है कि वहाँ लोगों को संकोच नहीं होता है। जी या तो वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है कि वो खुल के अपनी ज़िंदगी फ्लोर पे लेके आते हैं, जम के, है ना। जो अपने यहाँ बिल्कुल चर्चा में नहीं आएगा वो फ्लोर पे बिल्कुल आ जाता है। जितना गहरा चीज़ें फ्लोर पे आ जाती हैं उतना गहरा फिर वो प्रतिबिंबन सबके ऊपर पड़ता है, उतना ही हर व्यक्ति फिर खुल के अपनी ज़िंदगी पे बात कर लेता है। जी वही कि परिवार में प्रॉपर्टी को लेके कुछ विवाद हुए। हाँ तो करीब 5 साल तक मैं उसी संबंध रहा, मतलब मैं उसी में अपना हित अहित देखता रहा। हाँ फिर एक दिन ऐसा मन में विचार आया कि ये परिस्थिति अपनी जगह ठीक है, मैं अपने प्रयास पे ज़्यादा ध्यान दूँ। तो विद इन 2 ईयर मैंने अपने खुद की प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, और मतलब माता पिता को भी अपने साथ ले आया मैं, वो भी मतलब वो सिर्फ एक इस स्वीकृति से, जबकि मैं 5-7 साल उसी के अंदर उलझा हुआ था कि यही मेरा मतलब निराकरण होने वाला है। तो मैं फाइनली जब ये सोच पाया कि ये अपनी जगह ठीक यथावत है, मैं अपना प्रयास बेहतर के लिए, तो बहुत जल्दी बाहर निकल पाया वही, क्योंकि मेरे हाथ में वही है जी। मेरे हाथ में सकारात्मक करना ही मेरे हाथ में है जी। बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा पर्पस ये बना रहता है कि हमको बेहतर होना है, बेहतर होने के लिए हमारे सामने एक प्रस्ताव है अभी जिससे हम बेहतर हो सकते हैं, कि हमने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा बेहतर से जी पाया, तो उसके लिए ये कार्यक्रम बनता है कि हमको वाकई अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन करना है। तो ये जो सारी बातें अभी हुई, चाहे वो क्षमा की हो, चाहे अपराध बोध की हो, अगर हमारा पर्पस क्लियर है तो फिर हमको काफ़ी सारी जो मूल बातें हैं वो क्लियर हैं, तो फिर आदमी के साथ निभने में आसानी होती है। फिर ये सारी घटनाएं हमारे लिए एक अवसर हो जाती हैं, और एग्जैक्टली फिर जो भी अभाव हैं, चाहे आदमी के साथ ना निभने के या कोई भी घटनाओं के, तो हम उसको देख पाते हैं, और जब हम देख पाते हैं ना, तो यही हमारे लिए परिमार्जन की एक गति देता है कि हमको ठीक होना है। अदरवाइज़ हम जस्टिफाई करते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होती है ना, घटनाएं कुछ भी हो। तो ऐसा एक आकलन काफ़ी समय से बना है, उसकी पुष्टि भी होती जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो क्लैरिटी होना है, जो आपने भी कहा कि आखिर मतलब ये भी अपने में हम शोध करें कि मैं अध्ययन क्यों कर रहा हूँ। अपने आप से पूछें कि मैं 6 महीना क्यों लगा रहा हूँ, इसका क्या क्लियर आंसर मेरे पास आता है। सोचना पड़ता है या बहुत क्लियर आंसर मेरे पास है ना। किन्हीं परिस्थितियों के दबाव से मैं कर रहा हूँ, या वातावरण के प्रभाव से मैं कर रहा हूँ, या सब इसको अच्छा चीज़ मानते हैं इसलिए कर रहा हूँ, या मेरी अपनी कोई गहरी आवश्यकता बन गई है इसलिए कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा आपका लक्ष्य है वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। आपका जैसे भी स्थिति है वो कोई गलत सही उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उतना ही आने वाला है, ताकि आपकी अपेक्षा भी उतनी ही हो, है ना। तो मतलब सूत्र है कि जो व्यक्ति जागृति के फल को पा जा रहा है वो भी उन्हीं साधनों को यूज़ करता है जो पतन को प्राप्त हो जाता है। तो साधन सबके लिए सेम रहता है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आता है। तो 6 महीना हो सकता है सबके लिए सेम होगा, लेकिन क्या रिजल्ट एक आने वाला है। या ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हो सकता है सबके लिए कम ज़्यादा कोई बहुत फ़र्क नहीं होता है, लेकिन क्या रिजल्ट एक जैसा आने वाला है। तो हो सकता है बिल्कुल विपरीत आ जाए। किसी परिवार में साधनों की कमी हो, उसके बावजूद आदमी बहुत लंबी छलांग लगा जाए, और किसी परिवार में बहुत अनुकूलता हो सकता है आदमी वहाँ कोई छलांग न लगा पाए। तो इसका मतलब है कि सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी दृष्टि क्या है और मैं किस क्लैरिटी के साथ में क्या कर रहा हूँ। फाइनली दर्शन में अध्ययन की परिभाषा भी यही है कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो पहला काम है कि अनुभव की रोशनी मेरे भीतर पूरी आ जाए। अनुभव की रोशनी में हर क्षण क्या मेरा ध्यान, क्या मेरी ये प्रायोरिटी बन गई है कि मुझको बेहतर होना है। इसका मतलब ये प्रायोरिटी कहाँ से बन रही है कि मुझको बेहतर होना है। मुझको बेहतर होना है, ये प्रायोरिटी कैसे बनेगी। ये प्रायोरिटी ऐसे ही बनती है कि हम जहाँ खड़े हैं उससे तृप्त नहीं हो रहे, और हमको कहीं तो लग रहा है कुछ गैप है, वो गैप पता नहीं चल रहा। अब पता चल रहा है तो उसको ठीक ठीक देख पाके ही हम बेहतर हो पाएंगे, है ना। तो ये इससे कम में नहीं, यदि ये गैप लग रहा है तो इसका मतलब ये भी लग सकता है किसी दूसरे के ठीक हो जाने से ये गैप ठीक हो जाएंगे,
ये भी स्वमूल्यांकन से ही होगा कि हाँ। हम किस प्रकाश में हम वाकई क्या देख पा रहे हैं। है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि समाधान बराबर सुख है, तब तक ये स्थिर ही नहीं होगा। ये बात पहुंच रही है? देखो, हम शिविरों में सुन रहे हैं समाधान बराबर सुख होता है, पर इसको माने हुए नहीं है। माने हुए यही है कि ये पत्नी ठीक हो जाएगी तो मेरा घर, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, ये आर्थिक परिस्थिति ठीक हो जाएगी, ये थोड़ा सा घर ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी पद ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा। तो सुख को चर्चा में ये है कि समाधान बराबर सुख है, लेकिन मेरे जीने में मेरा सुख कहीं बाहर किसी तलाश में है। जॉब ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, कंपनी बदल लेंगे तो कुछ ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो अभी इस बात पे शोध करने की बात है कि मैं अपने आप में सुख को कहाँ देखता हूँ। यदि ये मेरे भीतर स्थिर हुआ है कि समाधान बराबर सुख है, तो फिर मेरे बेहतर होने का बहुत क्लियर मतलब है। मेरे बेहतर होने का फिर इतना ही मतलब है कि हाँ, मुझको समाधान को उपलब्ध होना है। मुझको समाधान को उपलब्ध होना है, इसमें दूसरा बीच में ही नहीं है। इसमें पत्नी, बच्चा, परिवार कोई बीच में नहीं है। यहाँ से वो यात्रा थ्रू शुरू होती है। मुझको भीतर होना है, ये किसी के कंपैरिजन में भी नहीं है। इसमें ये बात वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जीवन रूप में स्वतंत्र हैं ही, भले हम किसी भी परिवार में रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, लेकिन फाइनली देखें तो यात्रा हमारी है, निष्कर्ष हमारे ही होते हैं। हालांकि तो परिस्थितियाँ, मतलब ये दर्शन मैं तो अभी ऐसा देखता हूँ कि ये जो बात हो रही है ना, ये कुछ जीने की बात हो रही है। और फाइनली हमारा जो आपने कहा चित्त शुद्धि, एग्जैक्टली वही है। अगर हम कहीं भी शुद्ध होते हैं तो कुछ होता नहीं। और अगर देखें, जितना हम समझते हैं उतना आराम में आते हैं, उतना मज़ा बढ़ता है, तो वो पूरा समझ के मज़े की एक अनुमान बनती है बहुत बढ़िया ना। तो है तो काम अपना ही ये है। जो बात है कि जैसे जैसे हमारा समझने की कोई स्थिति बनती है और अपने में कोई हल्कापन आता है, एक हल्कापन अगले हल्केपन के लिए अनुमान दे देता है। मान लो मेरी लोभ की एक स्थिति है, काम की एक स्थिति है, मोह की एक स्थिति है, उससे जुड़ा हुआ क्रोध, मद, मात्सर्य की एक स्थिति है। किसी भी जगह में मैंने आराम पाया, किसी भी जगह का दबाव मेरे ऊपर, किसी दबाव कम हुआ, ये एक भाग है। दर्शन से जुड़ के जो आशा मेरे भीतर बनी है ना, मैं बेहतर हो सकता हूँ, परिवार बेहतर हो सकता है, समाज भय से मुक्त हो सकता है, अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो सकारात्मक भाग का बढ़ना, इधर नकारात्मक भाग का कम होना, ये अपने भीतर कोई अनुमान देता है, और वो अनुमान हमको कोई फाइनली प्रोत्साहन और खुशी देता है कि आगे बढ़ा जा सकता है। बढ़िया। हाँ जी, बहुत लाइंस में कहें तो इस पूरी चर्चा में क्या निकल के आया? पूरी चर्चा में बोलें, पूरी चर्चा को समराइज करें तो क्या निकला? माइक। भैया, बेहतर के लिए आशा बना के रखनी है। मतलब पूरा बर्ड व्यू क्या आया, बड़ी पिक्चर क्या सामने आ रही है? यही कि लक्ष्य स्थिर करें और बेहतर ही होगा, इस चीज़ की आशा रहे। एक बर्ड व्यू है। बर्ड व्यू है। हाँ जी। और एक तो लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना, और उसको समझने और उसको जीने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूँ, और मैं निरीक्षण पूर्वक जी पाऊँ, तो यही दिखता है कि इम्पोर्टेंट बात। बहुत बढ़िया। एक ये पूरे की पूरी बात हो गई कि देखो, ये बात अपने में बहुत गहरे में अपने में हम जांच के देखें, इसको स्वनिरीक्षण पूर्वक देखें। जिसने जिस चीज़ को लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, उसका तन मन धन, उसका संबंध भी उसी तरह से पहचानने में आता है ना। जिसने पैसे को पहचाना है, वो फिर पैसे के लिए कौन महत्वपूर्ण है उसको पहचानता है। जिसने पद को महत्वपूर्ण माना है, वो पद के अर्थ में कौन महत्वपूर्ण है उसको पहचानता है। जिसने ज्ञान को पहचाना है, वो ज्ञान के अर्थ में फिर कौन महत्वपूर्ण है उसको पहचानता है। तो इसका मतलब है कि लक्ष्य को मैंने जैसा स्वीकारा है, तो मैंने मानव लक्ष्य को स्वीकारा है कि मानव लक्ष्य में कुछ और मिक्स कर रखा है। अभी हमने मानव लक्ष्य किसी अर्थ में भाषा में है या किसी हद तक पहुंचा है, साथ में कुछ और भी जुड़ा हुआ है। तो मेरा जो लक्ष्य बना हुआ है, उसको यदि बहुत ठीक से जांच के देखेंगे, वो प्योरली अभी मानव लक्ष्य है कि नहीं है, या उसमें मिलावट कितनी हो रखी है, ऐसा भी ध्यान में आ जाएगा। ठीक, जितनी मिलावट हो रखी है उतना ही फिर बाकी चीज़ें उसमें मिलती रहेंगी। तो लक्ष्य को, मानव लक्ष्य को मैंने कितना पहचाना है कि नहीं पहचाना है, एक भाग, क्योंकि मानव लक्ष्य को मुझको तय करना है कि वो है ही, है ना, है ही। केवल मुझको पहचानना है कि हाँ, इसको मानव लक्ष्य, यही मानव लक्ष्य है,
और मुझको कितना स्वीकार हुआ है, स्वीकार पूरा हुआ है कि पार्शियली हुआ है। स्वीकार पूरा हुआ है तो तन मन धन उस अर्थ में लग रहा है तो स्वीकार हुआ है, तन मन धन उस अर्थ में नहीं लग रहा है तो उसमें कुछ और भी मिला हुआ है। ऐसा हम स्वनिरीक्षण पूर्वक देख सकते हैं। हाँ जी, और माइक। वही मतलब इससे ये समझ में आया कि जितना मतलब लक्ष्य को साधना है और जो लक्ष्य है मतलब उस काम को पूरा करने के लिए उतनी अपेक्षा करनी, मतलब अपेक्षा उतनी होनी चाहिए और वो पूरी मतलब होगी वैसे ऐसे। हाँ, लक्ष्य की पहचान और लक्ष्य के अनुरूप मेरी योग्यता, उसके अनुरूप आशा, मतलब उसके मूल में इच्छा। उसकी तीव्र इच्छा नहीं होती है तो भी नहीं होता। अच्छा, हाँ, दर्शन पढ़ लिया और तीव्र इच्छा नहीं है तो भी नहीं बनेगा। तीव्र इच्छा है जागृति के लिए और दर्शन नहीं है तो भी नहीं होगा। मतलब रोड मैप भी हो, एड्रेस भी हो और विल भी हो। मैं कहीं जाना भी चाहता हूँ और मेरे पास उसका एड्रेस भी है, जाना चाहता हूँ, एड्रेस नहीं है तो भी नहीं पहुँचूंगा। एड्रेस है, अभी जाने का मन नहीं है, रख के बैठा रहूँगा। तो एड्रेस भी हो और विल भी हो। तो विल कितना है? विल कम है, इसका मतलब विल कहीं कहीं और लगी हुई है। जहाँ से और सुखी होने की तलाश है, अभी वहाँ विल लगा हुआ है। जी, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, भैया खुद में तो ये देख पाती हूँ कि जो मानव लक्ष्य है उसको अभी सिर्फ मानने में ही स्वीकार हुआ है, उसको अभी जीने में स्वीकार नहीं हुआ है। हाँ, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। रात और दिन सोते और जगते हुए, है ना, वो मुझको मेरी ज़िंदगी जैसा दिखता रहता है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी भाषा के रूप में स्वीकार हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ आएगी तो पहले भाषा के रूप में ही आती है, किसी पॉइंट पे फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को पहली बार मिलते हैं तो नाम से ही पूछते हैं, फिर कोई क्षण के बाद वो व्यक्ति हमको पति रूप में स्वीकार हो जाता है। उसके बाद दुनिया अलग तरह की हो जाती है। तो किसी नाम के अर्थ में स्वीकारना, संबंध के अर्थ में स्वीकारना, फिर लक्ष्य के अर्थ में स्वीकारना, ठीक है। हाँ जी, पर भैया मानने भर से ही जो उपलब्धि रूप में मिलता है सुख, लगता है कि ये सुख तृप्ति के रूप में है, लेकिन वो निरंतर इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि अभी माने रूप में है। तो ये लगता है कि यदि ये जीने के रूप में आ जाएगा तो ये जो सुख, जो तृप्ति है वो निरंतर हो जाएगी। ये समझ में तो आता है, लेकिन शायद अभी उतनी पात्रता नहीं है उसको विकसित करने के लिए। फिर जो अध्ययन अभ्यास है, बस ठीक है। ये भी ध्यान जाता ही है कि हाँ पात्रता कम है, तो पात्रता को और विकसित करना है। जी भैया जी, एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं देख पाया जो आपने कहा था। एक छोटा सा बेहतर काम के लिए मैंने प्रयास किया और उसका रिजल्ट मतलब बहुत बड़ा था और उसने मुझे बहुत प्रेरित किया आगे। फिर उन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होते होते आज मैं यहाँ आ गया। मतलब एक छोटा सा, मतलब उसका रिजल्ट बड़ा ही मिला मुझे। सही कहा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैंने कहने की कोशिश की कि घटनाओं को स्वीकारना। घटनाओं का विरोध करना है कि घटनाओं को स्वीकारना है। चाहे देश में राजनीतिक घटनाक्रम है, जैसे कोई मोदी को पसंद करता है, कोई विरोध करता है ना। विरोध करने वाला विरोध के पक्ष में अपना तर्क देता है और जो समर्थन करता है समर्थन में तर्क देता है। उसको पता भी नहीं है दोनों आपस में लड़ लिए हैं। तो ऐसी हमारी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि चाहे राजनीतिक हस्तक्षेप हैं, चाहे सामाजिक हस्तक्षेप हैं, चाहे पारिवारिक हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है हम सब की समष्टिगत, एक व्यष्टि शब्द होता है, एक समष्टि होता है, सब कुछ को मिला के उसका प्रतिबिंबन है। जैसी हम सब की स्थिति है वैसा ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि फिर वो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि जागृति का काम होगा तो वो किसी गहरी प्रतिक्रिया में नहीं होगा, किसी धर्म विशेष के लिए प्रतिक्रिया, किसी देश विशेष के लिए प्रतिक्रिया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रतिक्रिया या स्वयं के लिए प्रतिक्रिया। तो यदि जागृति का काम होगा तो ये स्मूथ
स्थिति के साथ में होगा, उत्सव के साथ में होगा, तो इसका मतलब है कि ये समझ पाना कि हमारा जो भी कुछ बाहर घट रहा है वो जैसी मनःस्थिति लोगों की है उसके हिसाब से घट रहा है। और ये यात्रा इस बात की सूचना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कहीं भी सुसुपोटी करता है, ठीक है, तो मानसिक रूप से ये धरती जागृति के शैशव काल से गुजर रही है, अपने बचपन से गुजर रही है। तो हमारे शरीर बड़े हो गए हैं, है ना, हम बड़े पदों पे भी बैठ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हो गए। और यदि हम बड़े नहीं हुए हैं तो जो बच्चा कहीं भी सुसुपोटी कर देता है, हम भी कहीं भी मानसिक सुसुपोटी कर ही सकते हैं, मानसिक रूप से कुछ भी गलती कर ही सकते हैं। छोटी गलती बड़ी गलतियां हो ही सकती हैं, दो देशों में युद्ध हो ही सकते हैं, दो जात आपस में संघर्ष हो ही सकते हैं, और ये भी स्वाभाविक है। इसको स्वीकारा जाए। इसके पक्ष या विपक्ष में होने की बात नहीं है, जैसा घटनाक्रम घट रहा है उसको स्वीकारा जाए। तो पक्ष मानव पक्ष विपक्ष में होने के लिए है कि मानव मध्यस्थ को पहचानने के लिए? पक्ष विपक्ष तो हमेशा सम या विषम है। तो सही अर्थों में हम तो सच्चाई को पहचानने के लिए हैं, हमको किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होना है। इसलिए कम से कम जब हम विद्या से जुड़ते हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी देश विशेष के साथ प्लस और माइनस है, तो ये भी अपने भीतर बैरियर्स हैं जो सार्वभौम तो नहीं है। ये भी अपने भीतर बैरियर्स हैं। तो इस रूप में घटनाक्रम को, जो भी कुछ घटनाक्रम है उसको एक प्रक्रिया के रूप में देख पाना। अपने भीतर भी जो घटनाक्रम है ये भी एक प्रक्रिया है, संबंधों में एक घटनाक्रम है वो भी प्रक्रिया है, देश और समाज में जो घटनाक्रम है वो भी एक सामूहिक मनस्थिति का चित्रण है। तो एक सामूहिक मनस्थिति का चित्रण है, तो इसको उस चित्रण के रूप में देख पाना, उसको क्रिया प्रक्रिया के रूप में देख पाना, और उसमें किसी तरह का अपने द्वेष या, है ना, अपने चित्त पे बोझ क्रिएट नहीं करना सम या विषम का। और फाइनली ये समझ में आता है कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा घट रहा है वो किसी मनस्थिति का एक्सप्रेशन है, और ये होता रहेगा जब तक ये मनस्थितियाँ ठीक नहीं होंगी। मेरे भीतर कुछ ठीक नहीं है तो मेरे भीतर अव्यवस्था का विचार आता ही है, मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, रुकता तो नहीं है। यदि मेरे भीतर कोई अव्यवस्था का विचार आता है तो दूसरे के भीतर भी आ ही सकता है। कोई उसको व्यक्त कर देता है तो कोई दूसरा भी व्यक्त कर ही सकता है, उससे कोई झगड़ा हो ही सकता है। तो ये होता ही रहेगा। कब तक? जब तक सारे लोग पैदा होके मानवीय विद्यालय में नहीं जाने लगेंगे। शिविरों से काम चलने वाला नहीं, शिविर अध्ययन शिविर से काम चलने वाला नहीं। तो इससे फिर एक सुकून आ जाता है। बहुत सारी जो प्रतिक्रिया घटनाओं को देख के, लोगों को देख के, तमाम को अपने भी हमारे भीतर कहते हम कुछ नहीं है, लेकिन चलता बहुत कुछ रहता है। ये कह देते तो भी आराम में आ जाते, बिना कहे वो और जोर से चलता है। तो ये जो अंदर चल रहा है बिना मतलब का बातचीत अपने आप से, अपने मन में जो बिना मतलब की बातचीत, जो निरर्थक बातचीत, प्रतिक्रिया वाली बातचीत, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की बातचीत जो अपने भीतर चल रही है, ये जागृति में बाधा है। भ्रमित मानव कल्पना के साथ है, जागृत मानव योजना के साथ है। क्या फर्क पड़ता है दोनों में? क्या फर्क पड़ता है दोनों में? भ्रमित मानव कल्पना के साथ है, जागृत मानव योजना के साथ। फर्क ये पड़ता है कि जो भ्रमित है वो कल्पनाशीलता के साथ है और वो वहाँ पर ही अपना आराम खोज रहा है कहीं, और जागृत व्यक्ति की जो बात करें तो वो समाधान के साथ है, तो वो देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, उसके लिए उनकी योजनाएं चलती हैं। इसका मतलब है, उसको परिभाषित किया दर्शन में, आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति का नाम कल्पना है, आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति का नाम योजना है ना। हमारी अस्पष्ट गति कैसी है? हमारी अस्पष्ट गति ऐसी है कि कोई भी काम नहीं हुआ तो उसमें 36 प्रकार की नेगेटिविटी चल रही है। ऐसा ना किया होता तो ना होता, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये अपने आप मन आपस में बातचीत करते रहता है, और जब आपस में बातचीत कर रहा है तो उसमें भूतकाल के पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता और नेगेटिविटी, बार बार वही विचार, लौट लौट के वही विचार, वही नेगेटिव विचार।
तो बार बार अपने आप को आहत करना, बार बार नेगेटिव सोचना और लास्ट में कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं हो सकता है, अपने में नकारात्मक से भरना, ये अस्पष्ट विचार है। देखो जैसे कभी कितनी बार आपके मन में ये ख्याल आता है कि 2 + 2 4 होते हैं कि नहीं होते हैं? आता है ख्याल? कितनी बार मन में ये ख्याल आता है कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ? ये ख्याल आता है? कितनी बार ये ख्याल आता है कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? इसका मतलब है कि कल्पनाशीलता में जीते हुए भी कुछ मामलों में हमारे विचार निश्चित हैं। कितनी बार ये ख्याल आता है कि प्यास लगती है तो पानी पीऊँ या देसी गाय का घी पी लूँ? कभी कल्पना में ऐसा कन्फ्यूज़न होता है? इसका मतलब है कि कल्पनाशीलता में भी जितने मुद्दों में मैंने सच्चाई को पहचान लिया है, उस मामले में मेरी कल्पनाशीलता का स्वरूप निश्चित है, वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उस बारे में विचार नहीं चलता है, आवश्यकता अनुसार ही चलता है। तो विचार का आवश्यकता अनुसार चलना, लक्ष्य के अर्थ में चलना योजना है। पानी पीना है तो फिर यही ध्यान जाता है कि पानी कहाँ मिलेगा, पानी कैसे पीना है, पीऊँ कि नहीं पीऊँ, प्यास है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है, कितना पीऊँ कितना नहीं पीऊँ, ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इसका मतलब है कि कल्पनाशीलता में भी हमको योजना की झलक मिलती है। यदि सभी मामलों में ऐसे ही निश्चित हो जाएंगे तो सभी मामलों में हमारी कल्पनाशीलता की स्पष्ट गति हो जाएगी, वो योजना के स्वरूप में हो जाएगी। और अपने में है ना, जो ऐसा सोनू भाई ने कहा कि जैसे जैसे हमारी वो कल्पनाशीलता में कन्फ्यूज़न कम होते हैं उतना हम आराम में आते हैं। ये आराम हमको बताता है कि यार ये कोई बढ़िया चीज़ है, ये आराम इंद्रियों से नहीं आ रहा है, ये आराम किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, ये आराम मेरी अपनी चीज़ है। तो ये जो आराम पाने का एक बार सुख हाथ में लग गया, ये जो समाधान बराबर सुख का झलक हमको हाथ में लग गया, फिर इसके लिए हमारा मन बना रहता है कि हाँ, हमारा ध्यान बना रहता है कि हाँ, इसमें और बढ़ोतरी कैसे हो, इसको मैं और अच्छी स्थिति को कैसे पाऊँ। बोलिए। बढ़िया। तो क्या ध्यान चला गया? है? हाँ, सही दिशा में लगाना, फिर उसके लिए अध्ययन करना। पहले अध्ययन की आवश्यकता तो बन जाए। अध्ययन की कितनी गहरी आवश्यकता बनी है, कितनी स्पष्ट आवश्यकता बनी है, अध्ययन से क्या मिलने वाला है ना, इस तैयारी के साथ अध्ययन है। ठीक है, अभी पठन है, लेकिन सही मायने में 6 महीने का अध्ययन उन लोगों के लिए ज़्यादा सफल होगा जिनकी ये तैयारी पहले से बनी हुई है। धीरे धीरे। हाँ जी। बहुत अच्छी बात पे ध्यान गया भैया जी कि मतलब जब तक सारे जो भी मानव भी धरती पे आ रहे हैं उन्हें अभिभावक को स्कूल से ही शुरू करना चाहिए। मतलब ये सब हमारे अब जो भी माता पिता बनने वाले वो प्रयास थोड़ा सा इस दिशा में करें, खुद के ऊपर तो करना ही है। हाँ, मतलब फिर ऐसा हमारा ध्यान चला जाता तो फिर ये भी चला जाता है, अच्छा तो इससे शरीर यात्रा में रहते रहते इतने स्कूल शुरू कर जाएं ताकि अगली बार अपने एडमिशन के लिए व्यवस्था बनी रहे। फिर वो योजना भी अपने आप निकलने लगती है ना, और ये योजना फिर स्थायी होती हैं। वो योजना कोई दूसरा बताता है, वो स्थायी नहीं हो पाती हैं। कोई योजना हमारे भीतर से फूटती है तो वो काफ़ी लंबी जाती है, उसमें हमारा तनबंधन काफ़ी लंबे समय तक लगता है। बढ़िया, आगे चले। चलिए अब इसको खोलते हैं। तो बताओ, दर्शन से आपको क्या ऐसा सूत्र मिलता है जिससे कि आप अप्रभावित रहें? दर्शन से ऐसी आपको क्या चीज़ मिली, अभी तक आपको क्या ऐसा चीज़ मिला है जिससे आपको अप्रभावित रहने में मदद मिलती है ना? चाहे अपनी बात हो चाहे दूसरों की बात हो, ऐसा क्या मिला है? हाँ, कोई सूत्र क्या मिला है? सूत्र नहीं, लेकिन ऐसे मैं मानव हूँ और सामने वाला भी मानव है, मैं भी सुखी होनी चाहती हूँ, वो भी सुखी होना चाहता है। ये बहुत पावरफुल है, सुनने में बहुत आराम लगता है। इसको सुनने में लगता है कि हाँ ठीक है, तो है, तो कोई खास बात नहीं है, पर ये बहुत पावरफुल है। तो एक बार अपने में ये स्वीकार हो जाए कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, वो अपने सुखी होने के लिए कुछ करता है, मुझको दुख नहीं दे रहा है, मुझको दुख देना नहीं चाहता है। ये जो मुझको दुख देना नहीं चाहता है लेकिन अपने सुखी होने के लिए कुछ करता है,
और अपने सुखी होने के लिए उसका डिज़ाइन ऐसा है जिससे कि मैं दुखी होता हूँ। तो ये दो परिस्थितियाँ हैं, सामने वाला मुझको दुखी करने के लिए कुछ कर रहा है या सामने वाला अपने सुखी होने के लिए कुछ कर रहा है और मैं दुखी हो रहा हूँ। दो अलग अलग डिज़ाइन है। तो यदि ये स्वीकार हो जाता है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम किसी के पास 1 लाख रुपए मांगने गए और सामने वाले ने दिया नहीं, पर ये स्वीकार हो गया कि इसके पास है नहीं, देना तो चाहता है। दूसरा, किसी के पास मांगने गए तो पता चला है तो सही पर देना नहीं चाहता है। दोनों परिस्थितियों में क्या हुआ? पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। लेकिन कब मैं दुखी हुआ, कब मैं दुखी नहीं हुआ, है ना? तो बेसिकली मैं वस्तु मिलने से दुखी नहीं हुआ, भाव ना मिलने से दुखी हुआ। ठीक? तो इससे ये समझ में आया कि मानव को भाव महत्वपूर्ण है, वस्तु उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, या वस्तु को वो समझ सकता है, वस्तु सीमित चीज़ है, वो सामने वाले की सीमा में हो भी सकती है। एक व्यक्ति सबके लिए सब कुछ कर पाए ये संभव भी नहीं है, लेकिन मूल चीज़ भाव की है। तो यदि मैं ये स्वीकारता हूँ कि हाँ, मैं ये पहचान पाया कि भाव गलत नहीं है, तो भी मैं आराम में रहता हूँ। तो मेरे को लगता है कि ये सूत्र अपने आप में पावरफुल है। यदि हमको ये भरोसा होता है कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुख की तलाश में करता है, बहुत कम ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब वो दूसरे को तंग करने की योजना बना के तंग करता है। ऐसी परिस्थितियाँ बहुत छोटी हैं, होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं। सामान्य परिस्थितियों में यही रहता है कि मानव अपने सुखी होने के लिए कोई डिज़ाइन बनाता है जिसमें कि सामने वाले को वो डिज़ाइन, जैसे बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या आपको दुखी करने के लिए नहीं पढ़ता है? उसका पढ़ने का मन नहीं है इसलिए नहीं पढ़ता है, लेकिन उसके ना पढ़ने से आप दुखी होते हो, ये आपने जोड़ रखा। तो तुम्हारा पढ़ना मेरे लिए सुखदायी है, ये मेरा जोड़ा हुआ है, या दूसरे का किसी एक तरह से परफॉर्म करना, किसी एक तरह से काम करना, किसी एक चीज़ के लिए हाँ करना, मैंने मान रखा है कि मेरे लिए सुखदायी है। वो मेरे को दुखी करने के लिए ना नहीं कर रहा है, पर वो ना कर रहा है, इससे मैं दुखी होता हूँ। तो मेरी कंडीशनिंग को मैंने जोड़ा हुआ है। तो जितना साफ मैं अपनी कंडीशनिंग को, तो क्या बोला, नियम कैसे काम करता है? जैसे अभी हमारी चर्चा हुई कि हमको घटना विधि से जीना है कि क्रिया विधि से जीना है? क्रिया विधि से जीना है। क्रिया विधि से जिएंगे तो क्या मिलेगा? नियम पहचान में आ जाएगा। तो सामने वाले ने जो किया किस नियम से किया, सामने वाले ने अच्छा किया बुरा किया किस नियम से किया, और मैं सुखी हुआ दुखी हुआ किस नियम से हुआ। यदि नियम पहचान में आ जाएगा तो इसका नाम क्रिया विधि से जीना हो गया। नियम पहचान में आ जाएगा तो स्वीकार होगा कि नहीं होगा? और स्वीकृति के भाव में जीना सुख है कि दुख है? तो मैं अप्रभावित हो गया, है ना, उस घटना को मैं हैंडल कर पाया। थोड़ी सी भी सूक्ष्मता से ध्यान गया तो मैं इस बात को देख पाया कि सामने वाले ने जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए किया, उसको सुखी होने की समझ नहीं है, ऐसा हो सकता है, या उसकी सुखी होने की समझ को मैं नहीं समझ पाया, ऐसा हो सकता है ना। तो इन सारी परिस्थितियों में देखेंगे, एक बात तो पक्की है कि वो मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है। यदि इतना भी स्वीकार हो पाया कि सामने वाला मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है ना, तो भी हमारा सेफ साइड रहना हो जाएगा। और सारी घटना किस बात की है? मेरे अनुकूल होते ही मैं खुश होता हूँ, मेरे प्रतिकूल होते ही मैं प्रतिक्रिया में चला जाता हूँ। जैसे ही प्रतिक्रिया में जाता हूँ अब संवाद की स्थिति खत्म हो जाती है। संवाद की स्थिति खत्म होने के बाद में दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये घर में भी होता है, पति पत्नी के बीच में कुछ हुआ, तुरंत नाराजगी, तुरंत बातचीत बंद, अब संवाद नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यदि दोनों ही, इसका मतलब है कि अभी मतलब संवाद की स्थिति बन जाए, तो सामने वाला मेरी बात पे सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, चलो बैठ के बात करेंगे। संवाद की स्थिति बनी रहेगी तब तक इसका मतलब है कि समाधान की संभावना बनी हुई। तो मूल में क्या निकला? मूल में इतना ही निकला, अभी तो बहुत छोटी सी बात देखनी है जो शिविरों में हो ही जाती है। शिविरों में इतनी बात खुल के आ ही जाती है कि मानव जो कुछ करता है सुख की तलाश में करता है। तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ सुख की तलाश में कर रहा हूँ। मेरे को सुख कितना समझ में आया है और मेरे सारे क्रियाकलाप कैसे हैं, इस पे ध्यान जाता है। और मेरे को सुख समझ में आने में कितना समय लग रहा है, इस पे ध्यान जाता है। तो दूसरे के प्रति हमारा प्रतिक्रिया वाला भाग नहीं जाता है। भाई सामने वाले क्यों समझ में नहीं आता है? तुम तो 30 साल के हो, तुमको समझ में आना ही चाहिए। तुम 10 साल से अध्ययन कर रहे हो, तुमको समझ में आना ही चाहिए। यार मैं भी तो लगा हूँ 20 साल से, है ना। तो मुझको कितना आया है?
तो जब मैं अपने पे ध्यान देता हूँ तो मुझको पता चलता है कि ये समझने की प्रक्रिया, बोलने की प्रक्रिया एकदम अलग प्रक्रिया है, जीने की प्रक्रिया एकदम अलग प्रक्रिया है। तो दोनों की प्रक्रिया को यदि दोनों की प्रक्रिया में यदि मैं उसका क्रिया पक्ष और उसका स्वरूप को समझता हूँ तो मेरा ध्यान जाता है कि ये संस्कार में जो परिवर्तन होना है, ये जो जीने के अर्थ में स्वीकृतियाँ हैं उसका नाम संस्कार है, जो जीने के अर्थ में स्वीकृतियों में चेंज आना है ये स्लो प्रोसेस है। वो तो बोलता है जीता नहीं है, अरे बोलता अच्छा ये भी कम है, गाली देता तो क्या करते, कम से कम अच्छा बोल रहा है ये भी कम थोड़ी है। तो कोई बात नहीं, किसी के बोलने में दर्शन आने लगा, अभी जीने में नहीं आया है, ये भी खुशी की बात है, कम से कम बोलता तो अच्छा है, कल जीने में भी आएगा। तो ये धैर्य अपने भीतर होना, उसमें अपने भीतर प्रतिक्रिया का नहीं होना। जांचने की बात यही है कि तमाम घटनाओं में मेरा मन कैसा रहता है। सामने वाले का कुछ करना ही नहीं, अपने को अपने जो करना है अपना करना है। कितना बढ़िया, कितने आराम का काम है ये। सामने वाले के साथ कुछ नहीं करना है। पूछेगा तब बात कर लेंगे, तब बता देंगे यार मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ। बहुत पावरफुल है ये। और किसी को बताना भी है, मतलब ऐसी भी परिस्थितियां हैं, बताया भी कैसे जाए। जैसे संकोच की बहुत बढ़िया परिभाषा है ना? क्या परिभाषा है? अस्वीकृतियों को संकोच पूर्वक व्यक्त करना शिष्टता है। तो अस्वीकृतियों को कैसे कहा जाए कि उसमें मित्र भाव ना खोए? अस्वीकृतियों को कहा जा सकता है भैया आपने ऐसा किया, इसमें मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। भाई जब मैं पूर्ण नहीं हूँ तो मैं गलत हो ही सकता हूँ, है ना? लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, मित्र होने के नाते ये बताना मेरी जरूरी है। और हम मेरी अपनी शरीर यात्रा में, और मैं अपने साथ तो कह सकता हूँ कि मेरे को जहाँ जहाँ भी ऐसा लगा है अपने मित्रों के साथ, कोर मित्रों के साथ, जहाँ बिल्कुल हमारा बहुत एक 25 साल की यात्रा साथ में रही है, लेकिन हमने आपस में शेयर किया है, देखो ये मामला ऐसा है और मुझको अभी ऐसा लग रहा है। मैं गलत सिद्ध हो जाऊँ मुझको खुशी है, क्योंकि दोस्ती बड़ी चीज़ है। यदि मैं गलत सिद्ध हो जाऊँ तो मेरे को खुशी है, पर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है। तो कैसे अपनी बात कहें, ताकि यदि मेरा किसी के साथ मित्र भाव है तो उसको धोखे में रखना ठीक है कि जैसा लग रहा है वैसा बताना ठीक है? मान लो सामने वाला कोई गलती से गुजर रहा है, तो यदि कोई वो गलती कर रहा है तो मेरा उसको बताना ठीक है। यदि मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो उसका मेरे को बताना ठीक है। यदि उसमें कोई काम की चीज़ है तो मैं ले लूँगा, नहीं अभी मेरे को काम की नहीं भी लगेगी, पर जब कल वक्त गुजर जाएगा, कल ये तो बात होगी यार आपस में शेयर तो किया था, दोस्ती तो निभाई थी। बढ़िया। तो एक बात ये हमको पावरफुल मिली। इसका मतलब है कि यदि मैं, तो इसका मतलब है कि यदि संसार के सारे घटनाक्रम को देखें तो उसको देखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। उसको सही गलत कहने की बजाय जो कुछ भी मानव ने किया, प्रेम किया, युद्ध किया, वो किसी सुख की तलाश में किया, है ना? तो इसका मतलब है कि मुझसे भी जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हैं या सही तक पहुंचने की प्रक्रिया है? सही तक पहुंचने की प्रक्रिया है, उनको गलतियां फिर ना कहा जाए। तो अपने को भी अपराध बोध में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ मैंने किया है वो सुखी होने के अर्थ में किया है। सुख की मेरी क्लैरिटी नहीं है तो उसमें ये गलतियां होना स्वाभाविक है, और सुखी होने की मेरी योग्यता नहीं है तब तक कुछ कम ज़्यादा होना सुख के दबाव में स्वाभाविक है। तो अपने में भी अपराध बोध में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने आप को अपराध बोध से कैसे बचाऊं? सूत्र है, मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। ये दर्शन कह ही रहा है कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, तो उसको स्वीकारा जाए कि नहीं स्वीकारा जाए? उसको स्वीकारा जाए। हाँ, आप मेरे साथ रोज़ गलतियाँ करते रहोगे, मैं इसको स्वीकारूँ कि नहीं स्वीकारूँ? तो मैं दुखी होना नहीं चाहता भाई, मैं थोड़ा बच के रहूँगा, है ना? तो जहाँ मुझको लगता है कि मेरे दुखी होने की संभावना है, वहाँ से मैं थोड़ी दूरी बना लूँगा। अभी मेरी योग्यता नहीं है उससे निपटने की, कल देखेंगे, है ना? लेकिन सामने वाला गलती कर ही सकता है, उसके गलती करने के बावजूद उसके प्रति नकारात्मक स्थितियाँ, नकारात्मक भाव मेरे ना बने, यात्री के रूप में स्वीकारा जाए। वो भी एक यात्री है, मैं भी एक यात्री हूँ। मेरे भाव और विचार में भी गलतियाँ होती हैं, दूसरे के भाव और विचार में भी गलतियाँ हो सकती हैं, कोई उसको बोल भी सकता है, लेकिन ये तो यात्रा है।
यदि ये सेंटेंस स्वीकार होता है कि मानव जो कुछ करता है सुख की तलाश में करता है, तो इतना होगा ही। इसका मतलब या तो निष्कर्ष से स्वीकार नहीं हुआ है। यदि ऐसा मेरा भाव और विचार नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि सुना है, मेमोरी में है कि मानव जो कुछ करता है सुख की तलाश में करता है, पर अभी स्वीकार होना शेष है। स्वीकार हो जाएगा तो भाव और विचार की शैली बदल जाएगी। है ना? फिर मैं गलती कर सकता हूं तो दूसरा भी कर ही सकता है। फिर चाहे मैं गलती करूं कि दूसरा गलती करे, सूत्र उतना ही है कि मानव सुखी होना चाहता है, सुख की समझ नहीं है तो कर ही सकता है। क्या किया जाए? तो भैया अपनी यात्रा तय किया जाए। कल को हम सहयोगी हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तब तक नहीं सहयोगी हो सकते हैं तो इसी का नाम प्रसव पीड़ा है। जब तक नहीं हो सकते हैं तो दुख पाएंगे, दुख देंगे, इसका नाम प्रसव पीड़ा है। क्योंकि ये यदि हमें ऐसा मान लिया कि धरती पे जागृति का प्रसव होने वाला है तो प्रसव के दौरान पीड़ा होती है। तो उसको भी स्वीकार लिया। भाई भाई का बंटवारा होता ही रहेगा, पति पत्नी के झगड़े होते ही रहेंगे। हाँ, झगड़ा नहीं हो तो ये आश्चर्य की बात है कि आज कैसे नहीं हुआ। मन नहीं लग रहा आज, बोले झगड़ा नहीं हुआ। होगा ही, नहीं होगा वो सवाल ही नहीं। असहमतियों के दौर चलेंगे ही। सारे असहमतियों के दौर किस बात की सोचना है? मानव जाति सही में एक, गलती में अनेक है। इसका इतना ही मतलब हुआ कि भाई अनेक है। तो एक दौर था जब हम मन के स्तर पे थे, एक दौर था जब हम मन के स्तर पे थे। तो मन के स्तर पे आदमी छोटी छोटी चीज़ों से खुश भी होता है और वो किसी का अनुकरण भी कर सकता है। तो उसको दूसरे को, घर के बड़े को बड़े मान लेने में दिक्कत नहीं है, धर्म को धर्म मान लेने में दिक्कत नहीं है, परंपराओं को स्वीकार कर लेने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो मन के लेवल पे जीता हुआ व्यक्ति को चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि अब वृत्ति खुल गई, विचार पक्ष खुल गया, तर्क आ गया। अब ये फॉलोअर नहीं हो सकता। और जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ, साक्षात्कार शुरू नहीं हुआ, मनन किसी लेवल तक नहीं पहुंचा, तब तक न्याय धर्म सत्य का स्वरूप आया नहीं। इसलिए मनमानी चलेगी ही। इसका मतलब है कि एक लेवल आने के बाद में जो अभी संसार का हाल है कि हर घर में हर व्यक्ति मनमानी करता है, ये भी एक प्रक्रिया है। पहले इसको सोच के दुख होता है, ऐसा क्यों हो गया, हमारे परिवार इतने अच्छे थे, ऐसा क्यों हो गया। तो अब ये भी स्वीकार हो गया कि भाई ये भी एक दौर है, ये ऐसा चलेगा ही। तो जब तक वो बहुत प्लेन कहें तो साक्षात्कार को नहीं छूलेगा, तब तक एक रूपता नहीं आएगी। या कोई ऐसा व्यक्ति बीच में उपलब्ध हो जाए जिसके प्रति स्वीकृति हो इस अर्थ में, तो एक रूपता उस लेवल की आ जाएगी, है ना। नहीं तो सबकी मनमानी चलेगी ही। तो अब ये समझ में आ रहा है कि ये प्रक्रिया समझ में आ गया, ये क्रिया, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। तो यदि ये ऐसा दौर भी चलेगा तो वो भी स्वीकार हो गया, ये ऐसे ही चलना है। कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा। तो बार बार क्या कहना चाहता हूँ, बार बार क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्रियाविधि से जीना। जो कुछ हो रहा है किसी नियम से हो रहा है। यदि उस नियम को देख पाएंगे तो घटनाएं स्वीकार हो जाएंगी। घटनाएं स्वीकार हो जाएंगी तो उसके प्रति द्वेष नहीं आएगा। हाँ, अभी समाधान नहीं हो सकता है, अभी यही स्थिति है, ये स्वीकार लेंगे। अभी 2 साल ऐसे ही चलेगा, स्वीकार लेंगे। ये स्वीकार लेने से अपना मनोबल बन जाता है, अपने भीतर 2 साल की ताकत आ गई। या रिवर्स आएगा, कुछ नहीं हो सकता है, तो ये अपना मनोबल टूटेगा। तो इसका मतलब है कि मानव नियम से सुखी होता है, नियम से दुखी होता है। जो कुछ भी हो रहा है उसका नियम स्वीकार, उसका नियम समझ में आ जाएगा तो घटना स्वीकार हो जाएगी और उसके साथ में चलने का मनोबल आ जाएगा। बढ़िया। तो इससे हमारा एक बात पे ध्यान चला गया, है ना,
कि ये अपना बैगेज कैसे हल्का किया जाए। तो क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए क्या किया जाए? एक्शन प्रोग्राम क्या होगा? इसके लिए करना क्या होगा? क्षमा के लिए करना क्या होगा? करेंगे क्या है? आप प्रभावित रहेंगे कैसे? उसके लिए कुछ करोगे कि सुनने से हो जाएगा? आप कुछ करोगे कि करोगे क्या? इसके लिए एक्शन पॉइंट क्या होगा? हाँ, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि हमको इस बात में ध्यान में आ गया, जब हम यदि दर्शन में कहें, यदि दर्शन में कोई हमसे पूछे कि दर्शन में चित्त शुद्धि के लिए क्या मतलब क्या विधान बताया गया है, तो हम क्या बोलेंगे? दर्शन में चित्त शुद्धि के लिए क्या विधान बताया गया? कोई हमसे ऐसा पूछ ले, साधना से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो हमारे पास क्या उत्तर है? क्वेश्चन ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन तो गलत नहीं? मुझे जो समझ में आता है वैसे ही कि अभी भी जो लोग साधना से जुड़े हुए होते हैं उनका कोई पर्पस होता है कि वो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उस अर्थ में वो ध्यान समाधि करते हैं। और हम अभी हम ये देखते हैं कि हमको भी आराम में रहना है और उनको लगता है कि वो वैसा है। तो सही ढंग से जीने की बात करें तो नियम पूर्वक जीने की बात है। अगर हम नियम पूर्वक जी पाते हैं तो हम आराम में, और वो मतलब ये कहें एक लाइन में कि हमको नियम पूर्वक साधना करनी है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा उसको और शिफ्ट कर लेते हैं। जब नियम कह रहे हैं तो वो मतलब प्रकृति वाले भाग में ज़्यादा जाता है। हाँ, तो वो देखिए तीनों नियम की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एक बात कहें कि उसको दूसरी भाषा में कहें कि न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। दर्शन में न्याय में नियम समाधि, जब जीने की बात करेंगे तो मानव के साथ न्याय, प्रकृति के साथ में न्याय, तो न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। तो स्वयं के साथ में न्याय कर पाना, स्वयं के साथ में न्याय कर पाने का मतलब क्या है? शरीर के साथ में न्याय कर पाने का मतलब क्या है? दूसरे मानव के साथ में न्याय का स्वरूप क्या है? और प्रकृति के साथ में न्याय का स्वरूप क्या है? व्यवस्था के साथ में न्याय का स्वरूप क्या है? समाज के साथ में न्याय का स्वरूप क्या है? तो बेसिकली जब दर्शन में कह रहे हैं, दर्शन में कह रहे हैं कि न्याय के स्वरूप में एक एक मानव की एक बढ़िया सूत्र है दर्शन में। हाँ, उपयोगिता पूरकता विधि से जीने से सभी आवेशों का शमन होता है। मैं आज का दिन माइंडसेट पे लगा रहा हूँ कि हमारा दर्शन पढ़ने के लिए माइंडसेट कैसा हो। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर आवेशों का शमन होता है। क्या मतलब? हाँ, उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर पूरी सृष्टि में देखेंगे तो सहअस्तित्व उपयोगिता पूरकता के स्वरूप में, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। तो मैं एक मानव, यदि मैं एक परिवार में रहता हूँ तो मेरे परिवार के लोगों के साथ में हम सबका एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता का स्वरूप कैसा है, और उससे एक दूसरे को तृप्ति है कि नहीं है। एक परिवार में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ में उपयोगिता पूरकता को कैसे पहचानते हैं। अब इसमें कौन क्या भूमिका करेगा ये मैथमेटिकली सेट नहीं होगा, ये तृप्ति से ही सेट होगा। जैसे अभी का जो डिज़ाइन है, अभी के युवाओं का जो लॉजिकल डिज़ाइन है जीने का, रात को 2 बजे तक बच्चे मैं संभालूंगा, 2 बजे के बाद तुम संभालोगे, है ना। सब्जी मैं काटूंगा, छोंक तुम दोगे। तो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन, ये 50-50 मैथमेटिकल नहीं होगा, वो तृप्ति विधि से होगा जिसमें दोनों को तृप्ति हो जाए। और वो प्यार से होगा, वो स्नेह से होगा, वो लॉजिक से नहीं होगा, मैथमेटिक्स से नहीं होगा, है ना।
बात को प्रस्तुत करते समय लॉजिक की उपयोगिता हो सकती है, लेकिन जिंदगी तो भावपूर्वक ही जी जाती है। जिंदगी में जो कुछ होगा भाव विधि से होगा, भावपूर्ण विधि से होगा, और भाव का मतलब है दोनों को तृप्ति होगा। अब दोनों को तृप्ति हो जाए, इस विधि से परिवार में उपयोगिता पूरकता को कैसे पहचाना जाए? तो भूमिकाएं अनेक निकलेंगी, लेकिन उपयोगिता पूरकता को हम पहचान लेते हैं। जब उपयोगिता पूरकता को पहचानने की बात आती है तो परगुण गणना से काम चलेगा कि पर अवगुण गणना से काम चलेगा? तो वहाँ पे परगुण गणना की बात ही आएगी। तो हर व्यक्ति का जो भी एक अच्छाई है, जो भी एक गुण है, जो भी उसकी श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता को मैं पहचान के उसको अप्रिशिएट कर पाता हूँ कि नहीं, उसमें मैं सहयोगी हो पाता हूँ कि नहीं। तो परिवार में हर व्यक्ति दूसरे मानव में कोई श्रेष्ठता को पहचान पाता है, उस श्रेष्ठता के अर्थ में अपना योगदान दे पाता है, और सभी एक दूसरे को पहचान के अपने कोई योगदान को दे पाते हैं, और सभी में एक दूसरे की श्रेष्ठता स्वीकार होती है। तो हमारा बच्चा है, उसमें भी कोई श्रेष्ठता है, हमारा बेटा है, उसमें भी कोई श्रेष्ठता है, हमारी बेटी है, उसमें भी कोई श्रेष्ठता है। जैसे ही हम एक दूसरे की श्रेष्ठता का सम्मान करते हैं, वो अपनी श्रेष्ठता का विस्तार देने के लिए तैयार हो जाता है। जिस चीज़ का सम्मान किया जाएगा उसका विस्तार के लिए सामने वाला तैयारी कर लेता है। धन का सम्मान हुआ तो हमने धन का विस्तार कर लिया, पद का सम्मान हुआ तो हमने पद का विस्तार कर दिया। श्रेष्ठता का सम्मान होगा तो श्रेष्ठता का सम्मान, श्रेष्ठता का विस्तार करने की तैयारी होती जाएगी। दूसरे की गलतियों को गिनाएंगे तो दूसरा हमारी गलती गिना देगा। तो पर अवगुण गणना गिनने से परिवार चलेगा कि श्रेष्ठता को पहचानने से परिवार चलेगा? ठीक है, तो ऐसे हम एक दूसरे की श्रेष्ठता को पहचान सकते हैं। तो इस विधि से है ना, समूह में भी एक दूसरे की श्रेष्ठता को पहचान सकते हैं, है ना। कोई एक श्रेष्ठ होगा दूसरा श्रेष्ठ नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई श्रेष्ठता किसी स्वरूप में होता ही है। अनेक प्रकार की श्रेष्ठताएं भी हो ही सकती हैं यदि बहुत भौतिक स्वरूप में कहें तो। इसका मतलब है कि उपयोगिता पूरकता विधि से जीने से आवेशों का शमन होता है। आवेशों का शमन होने का मतलब है कि हम किसी पक्ष विपक्ष में जीने की बजाय, किसी राग द्वेष में जीने की बजाय, जिस क्षण मैं मध्यस्थ को पहचानता हूँ, उपयोगिता पूरकता को पहचानने का मतलब है कि स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप को पहचानता हूँ, उस समय में जो मुझको तृप्ति होती है उससे मेरे भीतर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आवेश है ना, वेंटिलेट होके वहाँ से आराम मिलके मैं किसी सच्चाई को पहचानता हूँ, और इस तरह से हमारे अहंकार का, हमारे आवेशों का शमन होता है। तो उपयोगिता तो न्यायपूर्वक जीना ही साधना है ना। न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, है ना, प्राकृतिक नियम पूर्वक जीना ही साधना है। ऐसा जीने का स्वरूप अपना बना लेना, उस अर्थ में अपनी भागीदारी को स्पष्ट करना, उस अर्थ में अपनी रुचियों को स्पष्ट करना। तो परिवार में सभी लोग अपनी, या हम समूह के रूप में जहाँ भी हैं, हर व्यक्ति अपने में भी स्पष्ट करेगा। मैं ही दूसरे को पहचान लूँगा ऐसी मेरी भी अभी स्थिति नहीं है। आप खुद बताओगे कि मेरी रुचि ये है, मेरा भूमिका ये हो सकता है, मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ। तो मिलजुल के एक दूसरे के साथ पहचानने की जगह बनेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग है कि यदि हम चित्तशुद्धि का मतलब है कि जो भी दूसरे को जज करके कम अधिक वाले भाग में मैं श्रेष्ठ हूँ दूसरा नेष्ठ है, ये जो तमाम नेगेटिविटी है, इससे अपने आप को मुक्ति के लिए स्थिति बनाना। तो जो हम बात कर रहे हैं कि अपने भीतर क्षमा का मतलब है कि रोज को एक कोई समय निकाल के, सोते समय, उठते समय, है ना, हम अपने समय निकाल के दिन भर को समराइज़ करें। दिन भर को समराइज़ करके सारी घटनाओं को फिर से अवलोकन करें। कहाँ मैं घटनाओं को कैसे देख पाया, कहाँ मेरे भीतर रिएक्शन आया, चाहे मैंने बोला नहीं लेकिन भीतर में रिएक्शन आया, है ना। उस समय मैं नियम को देख पाया कि नहीं देख पाया, सामने वाला किस नियम से क्या कर रहा है और मैं किस नियम से सुखी दुखी हुआ, दोनों जगह में नियम को पहचान पाना। नियम को पहचान पाने का मतलब है, क्रिया को पहचान पाना का मतलब है स्वीकार होना। बढ़िया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि क्षमा का मतलब है कि केवल मेरे सुनने से नहीं होगा, उस पर मेरे को बढ़िया काम करना होगा। 24 घंटे मेरे भाव और विचार में न्याय रहता है कि या कुछ और रहता है ना। 24 घंटे में से कितने समय मेरे भाव और विचार में
न्याय के स्वरूप में जीना रहता है, न्याय मेरी प्रायोरिटी में रहता है, या कितने समय में बाकी और चीज़ें उसमें हावी होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मुझको चलाता है ना, या न्याय मुझको चलाता है। न्याय की स्पष्टता मेरी अपनी कितनी है, उसको अकेले में सोचता हूँ तो मुझको कितना तृप्ति होता है। उपयोगिता पूरकता के डिज़ाइन को देखता हूँ तो एक एक मित्र को देखने से उसके भीतर की श्रेष्ठता पे मेरा मतलब दूसरों की श्रेष्ठता देख के मेरे को खुशी होती है कि नहीं होती? है ना? हाँ, फिर ये ठीक है कि संस्थान के लिए श्रेष्ठता क्या है और परिवार के लिए श्रेष्ठता क्या है। संस्थान की श्रेष्ठता अलग लेवल की हो जाती। संस्थान हॉट सीट है। मेरा बेटा जैसा भी है मेरा बेटा है, वो जो भी करता है मेरा बेटा है ना। लेकिन यदि मेरा बेटा है और वो उसकी अभी संस्थान के लायक योग्यता नहीं है तो संस्थान में उसकी भागीदारी की अभी ज़रूरत नहीं। संस्थान में योग्यता की श्रेष्ठता की पहचान अलग तरीके से है, क्योंकि ये सामाजिकता का फेस है ना। तो मेरा बेटा मेरे लिए स्वीकार है, लेकिन मेरा बेटा अभी मेरे को सामाजिकता के लिए स्वीकार नहीं। ऐसा स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, आगे चले। क्षमा पूरा हो गया। तो क्षमा को लेके हमने चित्त की स्थिति पे बात की, चित्त के बैगेज पे बात की, है ना। क्षमा को हमने घटना के रूप में पहचाना, क्षमा को हमने सूत्र के रूप में पहचाना, और उस पे एक्शन पॉइंट में क्या लेके आएंगे उसको पहचानने की कोशिश की। इस तरह से अब रोज़ हम क्षमा पे क्या काम करते हैं ताकि रोज़ नए बैगेज अब और ना बनाएं। रोज़ नए बैगेज नहीं बनाएंगे तो पुराने अपने आप हैंडल होते जाएंगे, एक अभ्यास में आ गया। तो रोज़ के लिए एक्शन पॉइंट्स मेरे क्या होंगे, तो उसके लिए मैं रोज़ क्या काम करता हूँ। तो हर दिन को समराइज़ करना, हर दिन को समराइज़ करके दिन में जो कुछ भी घटा उस समय मेरे 24 घंटे मेरे भाव और विचार की स्थिति में न्याय कैसा रहा, दूसरों के साथ व्यक्त होते समय मेरा न्याय का स्वरूप कैसा रहा, कहाँ उसमें गैप आया, क्यों उसमें गैप आया, और कहाँ मेरे को काम करना है। तो अध्ययन की आवश्यकता मुझ में स्पष्ट होगी। अध्ययन की आवश्यकता के बिना उपलब्धि नहीं है। आगे चलें। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कृतज्ञता। क्षमा में क्या पार्ट आया? क्षमा में बैगेज को हैंडल करने का पार्ट आया। कृतज्ञता में उसमें ऊर्जा फूंकने का काम है। मेरे को जो उत्साह आए, ऊर्जा आए, है ना। क्षमा में वो था जो मेरे को हुक पकड़ के, हुक मार के रोके हुए था। वो हुक निकाल दूं तो मैं आगे चल पाऊं। आगे चलना है तो उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? उसका नाम कृतज्ञता है। कृतज्ञता क्या चीज़ है ना। तो मेरे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में जो भी मुझको सहयोग मिला है, मानव लक्ष्य के अर्थ में किसी ने शरीर उपलब्ध कराया है, वो भी उसका योगदान ही है। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में परिवार ने और परंपरा ने और महापुरुषों ने, है ना। तो केवल नागराज जी के प्रति कृतज्ञता है कि इस धरती पर जितने भी लोगों ने जागृति के अर्थ में काम किया, सबके प्रति कृतज्ञता है। नहीं बाबा के पहले किसी ने कोई काम ही नहीं किया, उसके पहले तो आदमी जूझ ही रहा था, उसके पहले तो किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं और कोई काम के लोग थे ही नहीं, ऐसा भी आता है। क्या है कि अपने पे कोई गहरा काम करते हैं ना, तब समझ में आता है कि यार इसने क्या किया होगा। अभी मैंने इसमें कोरोना काल में वो वेदांत पढ़ा, उसमें गुरु की पहचान और शिष्य के आचरण सब के बारे में बड़ा अच्छा एकदम क्लियर लिखा है। क्या लोगों ने लिखा है और क्या लोगों ने किया है। अभी गंगोत्री गए हम लोग, तो ज़्यादा दूर नहीं था, वो गंगोत्री आश्रम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी में एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके नीचे में जगह थी। तो एक साधु ने उसके नीचे में अपनी सेटिंग बना के, वो जंगल में है, 70 साल का बंदा, मुजफ्फरनगर के पास के रहने वाले थे। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने के लायक, मतलब ज्ञान भाग अपनी जगह छोड़ो,
लेकिन उसके चेहरे में जो खुशी थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में जो हल्कापन था, 70 का शरीर ऐसे हिलता था जैसे बिल्कुल बच्चे का शरीर हिलता है, मतलब शरीर में भार जैसा नहीं लग रहा था। और उसके पत्थर जो था जहाँ बैठा था उसमें उसके 2 फुट ऊपर वो पत्थर था, तो खड़ा नहीं हो सकता था उसमें। वो किसी एक जगह में खड़ा हो सकता था जहाँ उसका बेड था और जहाँ खाना पीने बनाने का जुगाड़ था। सुबह कुल्हाड़ी लेके जाता है, लकड़ियाँ काट के लाता है, अपना खाना बनाता है और अपने किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं, कोई चला गया तो मिल लेता है। तो अब ऐसी किसी ने ऐसा जीवन शैली स्वीकार किया है, अब उसकी जो भी साधना पद्धति होगी, जो भी वो करता होगा वो जाने। अपने को सार इतना समझ में आता है यार, चेहरे में आँख में चमक है, वाला 70 में इसकी आँख में चमक देखने लायक, वो ठीक है। उसका जातियों के प्रति भाव रिजिड था, मतलब ब्राह्मण ही ये काम कर सकता है, और वो उसको गाली दे रहे थे, वो नहीं है, वो बाबू आशाराम, वो क्षुद्र है, उसको ज्ञान कहने का अधिकार ही नहीं है। देखा क्या हाल हुआ। तो उसके अनुसार ज्ञान का काम जो है वो ब्राह्मण को ही शोभा देगा, बाकी लोग को करना ठीक नहीं है, ऐसा भी उसका एक भाव था। वो अपनी जगह है ना। तो सार क्या है? सार यही है कि अपने विचारों के साथ काम करना शुरू करते हैं तो पहली बार समझ में आता है ये विचार कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जिसने चित्तवृत्ति निरोध किया हुआ उसने मेहनत क्या की होगी। मैं तो उस मेहनत को सलाम, मतलब उस मेहनत को सलाम है। मतलब जो असंभव वाला काम है वो उस आदमी ने कर डाला है। मेहनत के रूप में देखें कि हम क्या मेहनत कर रहे हैं, इतनी बढ़िया चीज मिल गई, हम क्या मेहनत कर रहे हैं और सामने वाले ने क्या मेहनत कर डाली। तो मेहनत का सम्मान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ज्ञान के रूप में क्या उपलब्धि हुई, वो फाइनली क्या हुआ, वो अलग बात है। और उस रूप में तो देखो शरीर के प्रभाव से मुक्त हो जाना भी कोई आसान काम नहीं है। छोटे छोटे एक्सपीरियंस जब घटते हैं तो आदमी प्राण के डर के मारे वापस भाग आता है। ये ठीक है, बाबा के द्वारा ये सारी बातें कहना ठीक है ताकि हमारा ध्यान उधर मत जाए और हमारा ध्यान इधर लगाए रखे, ये बात अपनी जगह ठीक है। खैर, तो इन सब चीज़ों से एक अच्छा मन ये हो जाता है कि अपन अच्छाई को अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो अच्छाई संसार में कहीं भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, है ना, उसको अप्रिशिएट कर पाएँ, उसको देख के मन खुश हो पाए। नहीं तो जो जीवन विद्या शिविर किए वो एक तरफ, जो नहीं किए हैं वो एक तरफ। तो जीवन विद्या की आंख से देखना ये भी उतना ही बड़ा बंधन है जितना बड़ा बंधन बाकी है। हाँ जी, तो कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब, तो कृतज्ञता में मेरे को ये भी लगता है कि जो भाग नहीं समझते हैं उसको नहीं समझता हूँ माना जाए, कि वो खराब है ऐसा माना जाए, या वो अनुचित है ऐसा माना जाए, है ना। वे जो भाग मैं नहीं समझता हूँ उसको नहीं माना जाए। लोग किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मेरे को देवी देवता भाई समझ में नहीं आते हैं, इतना ही माना जाए। सब पाखंड है, सब गलत है, सब फालतू है ना। तो कोई चीज़ को समझे बिना उसका विरोध करना भी बेकार है, कोई चीज़ को समझे बिना उसका समर्थन करना भी समर्थन करने लायक मेरी स्थिति नहीं है। पर ये ठीक है यार, मैं उसको भी वैसा जैसा है वैसा नहीं समझता हूँ, ऐसा स्वीकार करने में ज़्यादा आराम है। कोई मेरे को शिविर में पूछ लेता है वो कुंडली जागरण के बारे में आपका क्या कहना है। भैया मैं उस रास्ते चला नहीं हूँ, जो चला हो उससे बात कर लो, तुमको उधर जाना हो, दर्शन में ऐसा ऐसा रास्ता बताया है, इस बारे में चर्चा करनी हो तो यहाँ कर सकते हैं। अब मैं क्यों टिप्पणी करूँ उस चीज़ के बारे, जिस चीज़ के बारे में चल के नहीं गया हूँ। तो इसका मतलब है कि यदि आराम से जीना है और हमारी वास्तविकता को बता के जीना है तो आराम का काम है, इसमें मुश्किल काम नहीं है उतना। तो कृतज्ञता के रूप में मैं स्वयं को कैसा पाता हूँ। दर्शन में, मानव व्यवहार दर्शन में दूसरा चैप्टर ही कृतज्ञता है ना, पहला या दूसरा, है ना। तो कृतज्ञता को मैं कैसे फील करता हूँ और दिन में 24 घंटे में से कितनी बार मेरा ध्यान इस बात पे जाता है कि जिन भी लोगों ने मेरी यात्रा में मदद की है उनके प्रति मेरा कैसा भाव आता है, या वो याद ही नहीं आते हैं, या किसी ने मदद की नहीं है ऐसा लगता है ना। सभी ने शोषण ही किया है ऐसा लगता है। तो कृतज्ञता एक मेजर भाग है जो मेरे को जंप देता है, जो मेरे को ऊंचाई देता है और कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा देता है।
मानव जाति के जुड़ाव को महसूस करता। वही वो जो नित्य वर्तमानता है, वो जो सहअस्तित्व है, वो सहअस्तित्व इससे कम में कैसे आएगा? तो काट के तो कोई चीज़ नहीं आएगी। तो आदिकाल से मानव ने यहाँ तक पहुँचने के लिए धरती के जितने भी महापुरुष, जिन भी परंपराओं के वो महापुरुष रहे, है ना, उस पूरी परंपरा को यहाँ तक लेके आए। और मेरी अपनी यात्रा में कितने लोगों ने मुझको किस तरह से मेरा हाथ पकड़ा है और कैसे मुझको सहयोग दिया है, और आज भी कितने लोग दे रहे हैं, इस पे मेरा ध्यान जाता है। तो ये इस बात की सूचना है कि मैं अपनी यात्रा से खुश हूँ। और इस पे मेरा ध्यान नहीं जाता है तो इसका मतलब है मैं अपनी यात्रा से खुश नहीं हूँ, अपने आप से नाराज हूँ। अपने आप से नाराज होता हूँ तो श्रेष्ठता पे ध्यान नहीं जाता है, फिर नेगेटिविटी ध्यान में आती है, उसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मेरे साथ ये गलत किया। और जब खुश होता हूँ तो तमाम स्वीकार्यताओं पे, तमाम पॉजिटिविटी पे चुन चुन के ध्यान जाता है। जहाँ बहुत थोड़ी सी थी उस पर भी ध्यान चला जाता है कि यार उसने भी किया है। तो मेरी अपनी मनस्थिति को देखने का ये भी एक तरीका है कि मैं कृतज्ञता के स्वरूप को अपने में कैसा पाता हूँ। तो क्या हो गया, हमने क्षमा पे चर्चा किया। तो क्षमा पे चर्चा करके पता चला कि जागृति की यात्रा में बैगेज के साथ यात्रा नहीं होगी। अपने बैगेज को हल्का कैसे किया जाए और रोज़मर्रा में नया बैगेज नहीं बनाया जाए, इस अर्थ में मैं रोज़मर्रा में मेरा एक्शनेबल पॉइंट्स क्या होंगे उस पर हमने चर्चा किया। दूसरा, कृतज्ञता के रूप में आगे चलने की प्रेरणा का आधार क्या होगा। यदि मेरे लिए इतने लोगों ने कुछ किया है तो मेरी उपयोगिता क्या होगी। मेरी उपयोगिता, हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है। मेरी उपयोगिता ही मेरा पहचान है, वही मेरा सम्मान है, वही मेरा ये लोक है, वही मेरा परलोक है, वही सफलता है, वही तृप्ति है। सब तरफ से निचोड़ के देख डाला तो उपयोगिता ही किसी इकाई का उपयोगी होना ही उसका होने का स्वरूप, रहने का स्वरूप है। तो यदि मुझको ये स्वीकार होता है कि इतने सारे लोगों ने मेरी ज़िंदगी में मेरी हेल्प की है, मेरे आगे बढ़ने में सहायक हुए हैं, तो मेरी उपयोगिता क्या है, क्योंकि मैं ऋणी होना नहीं चाहता, समानता में जीना चाहता हूँ। तो उस अर्थ में मेरे उपयोगी होने की कामना मुझ में बनती है। मेरे उपयोगी होने की कामना मेरे अध्ययन करने के लिए आवश्यकता बनती है। तो मूल में पहले अध्ययन की आवश्यकता अपने आप में बने, क्योंकि आवश्यकता के बिना उपलब्धि नहीं है। तो कृतज्ञता को कितना फैला के देखा जा सकता है, कृतज्ञता के लिए दर्शन में क्या कहा गया है, कृतज्ञता की इंपॉर्टेंस को कैसे बताया गया है, और मैं उसको कैसे देखता हूँ और रोज कैसे देखता हूँ। जो रोज करता हूँ उसी का नाम जिंदगी है, बाकी सब किसी कोने में रखा है। जो मेरे रूटीन में शामिल हो गया है उसी का नाम जिंदगी है। बाकी सूक्ष्म इच्छा है, कारण इच्छा। तो ये चलने के लिए प्रेरणा हो गई। अब चलने का रास्ता, तीसरा पॉइंट, सकारात्मकता। सकारात्मकता, तो सकारात्मकता का स्वरूप दर्शन में क्या है। यदि मैं सकारात्मक नहीं हूं तो चल ही नहीं पाऊंगा। दर्शन में सकारात्मकता का स्वरूप क्या है। अभी हमारी नकारात्मकता का स्वरूप कैसा है? विरोध के रूप में है, और है जितना अभाव है सब नकारात्मक है ना। तो सकारात्मक क्या है? यदि अस्तित्व के, यदि कोर में जाएंगे, दर्शन के कोर में जाएंगे, तो अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। यदि जागृति निश्चित है, ध्यान में आता है, तो हर गिरे से गिरा आदमी को देख के भी लगता है ये कल का नागराज। नागराज मतलब अनुसंधान नहीं करेगा, पर अध्ययन पूर्वक तृप्ति तो पाएगा कि नहीं पाएगा। आज नहीं करेगा, 10 शरीर यात्रा बाद करेगा।
लेकिन हर व्यक्ति में मूल में जीवन वही है, जीवन वही है तो उसकी यात्रा भी वही है, यात्रा वही है तो मेरे ही जैसा है। तो इससे जो पुराने लोगों ने बहुत अच्छा बोला, तुम्हारा तो अभी हाल ठीक नहीं है पर मैं तुम्हारे भीतर के ईश्वर को नमन करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर के परमात्मा को नमन करता हूं। तो किसी ने परमात्मा बोला, है ना, सभी स्त्रियों को देवी, है ना, ये देवी वो देवी, तो अल्टीमेटली वो देवी है ना। अल्टीमेटली मानव जो है उसको देवता बोलो, भगवान बोलो, तो उस तुम्हारे भीतर की आत्मा को नमन करता हूँ। तो कुल मिला के वो स्वभाव धर्म का स्वीकृति है। यदि अब दर्शन की भाषा में कहेंगे तो स्वभाव धर्म की स्वीकृति है। तो स्वभाव धर्म के रूप में हर मानव में उस समानता को देख पाना और उस संभावना की विशालता को देख पाना, है ना, और अस्तित्व के उस डिज़ाइन को सम्मान कर पाना कि ये अस्तित्व कितना अपने आप में पूर्ण है ना। हर व्यक्ति उसी अर्थ में है। तो अस्तित्व के प्रति विश्वास से स्वयं के प्रति विश्वास। फाइनली अध्ययन में कंटेंट कैसे जाता है? अस्तित्व के प्रति विश्वास से दर्शन के प्रति विश्वास से गुरु के प्रति विश्वास से स्वयं के प्रति विश्वास। ऐसा चक्री घूमेगा। जैसे हम बहुत लॉजिकल लोग रहे तो हमको कंटेंट बहुत अच्छा लगता था। बाबा के साथ जो व्यक्तिगत जुड़ाव था उसमें हम में से कुछ लोगों की रुचि ज़्यादा थी, कुछ लोगों की रुचि कम थी। मतलब जो व्यक्तिपरक जो भक्ति, एक जो सेवा भाव का स्वरूप था, हम सबकी यात्रा उस मामले में अलग अलग है। लेकिन धीरे से लॉजिकल, फाइनली लॉजिक किसी भाव को पहचानने में मदद करता है। वो फाइनली वो भाव है। जब हम दर्शन की गहराइयों में जाएंगे तो हमको एक नागराज जी का बड़प्पन या उनकी गहराई दिखाई देगी कि वो कितना आदमी विशाल थे और हम उसको कैसा समझ पाए। तो बाबा के जाने के बाद बाबा का साइज़ या बाबा की विशालता या बाबा के व्यक्तित्व की विशालता को ज़्यादा बेहतर देख पाए उनके रहते हुए की तुलना में। दिनों दिन ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यदि हम अध्ययन में हैं तो ये भी एक पहचान है। यदि मैं अध्ययन की गहराइयों में जाता हूँ तो फाइनली मेरे को क्या दिखाई देगा? यदि नागराज जी के माध्यम से अस्तित्व उद्घाटित हो गया तो नागराज जी स्वयं अस्तित्व स्वरूप हो गए। वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, अस्तित्व बोल रहा है। मतलब अस्तित्व नागराज जी के माध्यम से बोला, ऐसा साहित्यिक भाषा दिया जाए तो उस व्यक्ति की पहचान हमको वैसे कहाँ हुई जितनी गहराई से। हमारा एक बढ़िया लाइन है, मतलब मानव रूप में भी और जीवन रूप में भी आदमी उतना ही देख पाता है, उतना ही सुन पाता है, उतना ही बोल पाता है जितना उसका चेतना का स्तर होता है। उससे ज़्यादा की चेतना अपने सामने भी उपलब्ध है तो भी देख नहीं सकते ना। भी हमारे सामने एक दिव्य चेतना उपलब्ध रही, दिव्य चेतना को हम कहाँ देख पाए? क्योंकि हमारी देखने की ताकत नहीं थी। हम उतना ही देख सकते हैं, उतना ही सुन सकते हैं, उतनी ही बात कर सकते हैं जितनी हमारी चेतना है। तो स्वयं को जीव शरीर मानते हुए जीव चेतना की बात कर सकते हैं, जीव चेतना को देख सकते हैं, जीव चेतना के बारे में सोच सकते हैं। तो सकारात्मकता को फैलाएंगे तो पूरा दर्शन सकारात्मकता में फैल जाए। पूरा दर्शन का स्वरूप ही सकारात्मक है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है ना। सभी इकाइयाँ अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव में पूर्णता की प्यास है, मानव अध्ययन पूर्वक पूर्णता को व्यक्त करता है और उसी को, है ना, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और संपूर्णता के अर्थ में पहचाना। संपूर्णता जब बोल रहे हैं तो चारों अवस्थाओं को बोल रहे हैं, पूर्णता जब बोल रहे हैं तो मानव में बोल रहे हैं, और पूर्ण जब बोल रहे हैं तो व्यापक वस्तु को बोल रहे हैं। तो पूर्ण, पूर्णता, संपूर्णता, ऐसा भी एक ट्रायंगल बन जाता है। व्यापक वस्तु को पूर्ण वस्तु के रूप में पहचाना। मानव ने उस पूर्ण को समझा तो आचरण पूर्णता के रूप में व्यक्त किया, और मानव में आचरण पूर्णता चारों अवस्थाओं में संपूर्णता के स्वरूप में व्यक्त हुआ। तो पूर्ण, पूर्णता, संपूर्णता। तो 3 भाग में बात कहने की कोशिश की। पहला एक भाग अपना चित्त,
रोज चित्त को, मतलब चित्त पे, अब ज्ञान का मार्ग चित्त का मार्ग है, शरीर का मार्ग जो है मन का मार्ग है, यानी चित्त वाले भाग पे, क्योंकि जो सूक्ष्म वास्तविकताएं हैं उसको पहचानने का सामर्थ्य चित्त में है, मन के पास वो सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए वहाँ जाके वो जो साधु था ना पत्थर के नीचे, वो मन शब्द यूज़ नहीं करता था, वो चित्त शब्द यूज़ करता था। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कैसे यूज़ करते हैं, आज मेरा मन इस बात का नहीं, तो चित्त यूज़ करता था, मेरा चित्त इस काम में नहीं लगता है। तो ऐसा हम नोटिस कर पाए कि ये चित्त शब्द यूज़ करता है, उनके बीच में चित्त शब्द यूज़ होता होगा, क्योंकि मन को तो परंपरा ने माना है कि मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और ज्ञान के अर्थ में चित्त को, चित्त शुद्धि को और तमाम बातों को पहचानने की कोशिश की। तो मन शब्द वो यूज़ ही नहीं करता था, अपनी पूरी भाषा में चित्त शब्द यूज़ करता था। चित्त में मन समाहित है, जब चित्त बोल रहे हैं तो मन उसमें शामिल है। तो क्या निकला? तीसरा क्या? यदि आप पूरे दर्शन को देखेंगे, मतलब मैंने उसको किस एंगल से रखा कि मैं एक सच्चाई को पहचानने के लिए यात्री हूँ। मध्य दर्शन के रूप में मेरे को एक प्रस्ताव मिला है, मैं पीछे से कई सौ शरीर यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। कई सौ शरीर यात्राओं का जो भी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है वो मेरे साथ है ही है। तो चित्त शुद्धि एक काम है, तो दर्शन में एक ही साधना है, न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। तो न्यायपूर्वक जीने की जब बात करता हूँ, तो जब न्यायपूर्वक जीने की बात करता हूँ तो मेरे भाव और विचार में न्याय के स्वरूप को मैंने कैसे स्वीकारा है, और जब मैं दूसरों के साथ व्यक्त होता हूँ तो न्याय को मैं कैसे व्यक्त करता हूँ, और उससे मुझको कितनी तृप्ति होती है। मेरे भाव और विचार तो 24 घंटे ही रहता है, कार्य व्यवहार आवश्यकता अनुसार करते हैं। तो न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। तो न्यायपूर्वक जीना ही से ही एक लेवल का अभी अनुसरण पूर्वक हम समाधान समृद्धि के स्वरूप में जीते हैं। तो इस अर्थ में चित्त शुद्धि का एक जगह बनता है। फिर मैं सकारात्मक देखना, है ना, दर्शन की रोशनी में स्वयं के साथ, दूसरे मानव के साथ जब मैं सकारात्मक जीता हूँ, कृतज्ञता के साथ में जीता हूँ, तो मेरा चित्त हल्का होता जाएगा। है ना। तो थोड़ा सा पठन को, तो अब जब हम पठन करेंगे तो हर लाइन में मुझको अपनी ज़िंदगी दिखाई दे, हर लाइन में अपनी पूर्णता दिखाई दे, हर लाइन में अस्तित्व और अस्तित्व की पूर्णता और मैं एक साथ दिखाई दे, सह अस्तित्व एक साथ दिखाई दे। नहीं दोगा तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन ध्यान रहेगा कि हाँ ये पूरा अभी देखना नहीं हो रहा। तो फिर वो लाइन जीवंत हो जाएगी। फिर उस लाइन को पढ़ने में अलग लेवल का, मतलब अलग लेवल की आपकी तृप्ति बनेगी। तो फिर मन भी लगेगा। तृप्ति के बिना मन नहीं लगता है। कोई चीज़ ज़िंदगी से नहीं जुड़ती है तो मन नहीं जुड़ता। हम मैकेनिकली पठन कर लेंगे, पूरी बुक पढ़ने के बाद इसमें टिकता कुछ नहीं है क्या पढ़ा था सब साफ रहता है, तो ये चित्त में बोझा नहीं बनता ये चित्त में अटकता ही नहीं, खाली रह जाता है। बाबा शुरू में हम लोग देखते बैठते, बाबा बोलते थे, बाहर निकले क्या बोला, अच्छा तो लगा था पर टिका कुछ नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अनुभव मूलक अभिव्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है, है ना। शिविरों में भी यही कह रहे हैं कि शिविर का इतना ही मतलब है कि बाबा का बोला हुआ और बाबा का लिखा हुआ एक अनुभव मूलक अभिव्यक्ति को समझने की हमारी योग्यता बन सके पढ़ के, इतना ही शिविरों की भूमिका है। और फाइनली घर जाके भी यही मज़ा आने लगे बुक पढ़ने से तो सस्टेन किए। शिविर में आके इस वातावरण में सस्टेन किए, अच्छी बात है। यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। पहुँचने का निर्णय लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर पहुँचने के बाद भी फिर वातावरण हमको प्रभावित नहीं करता है, हम वातावरण को प्रभावित करते हैं। अपना वातावरण अपने साथ चलता है, ऐसी स्थिति अपनी बन जाए तो खुशहाली हो जाए। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो आगे के लिए अब क्या करना है वो आप लोग बता दो, उसके हिसाब से फिर चलेंगे। सर इधर आज हमने स्टेज सेट किया है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बाबा के जाने के बाद आप लोगों को कुछ और पूछने की जिज्ञासा कुछ
है कि नहीं है, मतलब पछतावा कुछ हो रहा है कि ये चीज़ नहीं पूछ पाए, ऐसे कुछ? पछतावा इसलिए नहीं है कि बहुत टाइम था, पूछ सकते थे, पर पूछने के लिए कुछ था नहीं। उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए ना। ये बाबा जैसे आदमी से बात करना भी एक योग्यता के साथ ही हो पाता। तो लगभग जो उनको कहना था, उनके मन में भी ये भाव आ गया था कि जो मुझको कहना है मैंने कह दिया, जो ये सुन सकते थे इन्होंने सुन लिया। उस भाग में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई पछतावा जैसी चीज़ है। बस हाँ, जो सुन लिया है उसी को पचाना और अपनी यात्रा और सबके साथ मिलकर यात्रा कर पाना, वो काम जारी है। कल के लिए क्या करेंगे? 100 पेज, 8 से 9 एक गोष्ठी रहती है। तो मेरे को तो ये बता दो कि कल सुबह तक कितने पेज पढ़ोगे। तो 15 पेज लेके चलते हैं, कल पहला दिन है। तो 15 पेज में से पहला हुआ कि मैं कुछ भी पूछूंगा, पहला हक मेरा। उसके बाद आप कुछ भी पूछ सकते हो, या उल्टा करें? चलो पहले मैं पूछूंगा। तो 15 पेज में पहले मैं पूछूंगा, फिर आप लोग पूछना। करेंगे? ठीक? तो कल सुबह 9:30